हेलो नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग एंड सबने राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 का 2014 का पेपर और विद फ्रेमवर्क आंसर फ्रेमवर्क हम इसमें देखेंगे कैसे आपको आंसर लिखने हैं, क्या फैक्ट एंड एग्जांपल्स आपको यूज करने हैं, कैसे वर्ड लिमिट में आपको आंसर लिखना है। एंड दिस सीरीज इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर एचएस 2023 मेंस। ऑलरेडी इस सीरीज में हमने जीएस पेपर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसकी क्लासेस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे आराम से देख सकते हैं, वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगी। पेपर 3 की क्लासेस आपकी अभी चल रही हैं। उसके अलावा एच सी एस जी एस की अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, 8 टेस्ट, 5 सेक्शनल, 3 full length, checking and feedback will be done by me. And for the new students, my name is Dr. Amit. I have qualified HCS 2019 and given UPSC interview 3 times. ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। 18 जून को पहला टेस्ट था, फिर 25, 2, 9, 16, 22 और उसके बाद 23, 24 को आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। 5 अगस्त तक आप अपने टेस्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। एच एस जी एस मीन्स का भी बैच है जिसमें सारा का सारा स्टैटिक करंट अफेयर पिछले 2 साल का कवरअप है, वीडियोस हैं, पीडीएफ हैं, हाईलाइटेड पीडीएफ हैं, ऑर्गेनाइज कंटेंट है, टेलीग्राम नंबर चैनल है, ग्रुप है सॉरी, और मेरा पर्सनल नंबर भी आपको मेंटरशिप के लिए मिलेगा। जो यूट्यूब की क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां पे आप उनको ज्वाइन करके या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। नया वीडियो इस सीरीज में रहेगा यूपीएससी मेंस जीएस 3 2015 का कंप्लीट डिस्कशन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। वन सेकेंड। ओके, तो ये है हमारा जीएस पेपर 3 2014 का आज अपन देख रहे हैं। शुरू में क्वेश्चंस हैं सारे के सारे एंड हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें आपका अगेन थोड़ा सा ब्रीफली ये कि अपना इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ये टॉपिक्स अपने इसमें आते हैं। प्लस आपको जो है कीवर्ड्स और आपसे क्या पूछा है उस पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। कीवर्ड्स का लिंकेज क्या पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर लिख के आ गए। हाँ, कंटेंट वही रहेगा, नॉलेज वही रहेगी, बट उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है आपके आंसर में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए आंसर राइटिंग एज वी से कि इट्स एन आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। तो पढ़ा लिखा वही है, बट क्या किस तरीके से यूज करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये थीम बार बार पूछी जाती है। नॉर्मली जो है कंट्रीज वो शिफ्ट करती हैं एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ, देन वो आती है सर्विस सेक्टर में। ऐसा मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में देखा गया था, बट इंडिया जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुआ। व्हाट आर द रीजंस for the huge growth of service vis-a-vis industry in the country? Number 1, can India become a developed country without a strong industrial base? 2, यानी यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में बातें कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया। या तो आप कंपेयर कर सकते हो 1947 के हिसाब से, 1980s के हिसाब से, या फिर आज के हिसाब से। तो एक छोटा सा ग्राफ भी आप अपना तैयार करके रख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ये हो रहा था, बट सर्विस सेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रो किया। अब अपने को बताना है कि इसके पीछे रीजंस क्या है। एक बार तो हम इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए एलपीजी रिफॉर्म जब आपके हुए थे 1991 में, और इंडिया में सर्विस सेक्टर क्या है कि आप सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस, इस टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह जो सेलिंग का होता है, या फिर बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, उनके कुछ इश्यूज होते हैं, उनको सारा का सारा डील किया जाता है। अब इसमें कोई आपका प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता, टीचिंग इज अ सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज को लेके हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस पहले भी नहीं था। चाइना जो है वो हमसे 20 साल पहले ही मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग बना के अपना ऑलरेडी आ गया था मार्केट में, तो हम उसको उतना कम्पीट नहीं कर पाते। लेबर इंटेंसिव हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, बट उनमें भी स्किलिंग के भी इश्यूज हैं। तो इन सब सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए, या फिर हमारे पास जैसे लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी, एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर एनवायरमेंटल लॉज की प्रॉब्लम थी, या फिर अपने पास लेबर लॉज के काफी इश्यूज रहते थे। अभी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वी आर डूइंग क्वाइट वेल, बट उससे पहले ये सारे के सारे इश्यूज अपने थे, तो उस वजह से स्पेशली इंडस्ट्रीज को सेटअप करना एक काफी डिफिकल्ट आपका टास्क रहता था। बट सर्विस सेक्टर में जैसे इंग्लिश एजुकेशन को लेके भी अपना रहता था, कम्युनिकेशन ठीक ठाक था, और फिर बाहर से चीप लेबर की वजह से भी, स्किल्ड लेबर की वजह से भी इस पर्टिकुलर चीज में, सर्विस सेक्टर में, तो ये ज्यादा ग्रो करने लग गया था, ठीक है। नाउ लेट अस सी। देखिए पहला व्हाट आर द रीजंस, तो
हम इसमें बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है इंडिया में शुरू से ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम से भी स्लोअर रही है, क्योंकि हमारे पास एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ऐसा भी बोला जाता है जैसे इंडिपेंडेंट हम हुए थे तो उस टाइम पे वी वर नॉट इवन प्रोड्यूसिंग ए नेल। ठीक है, मतलब वो एक अतिशयोक्ति होता है, बट कहने की बात ये है। और अगर आप देखें, लाइसेंस राज था कि कोई भी अगर इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो लाइसेंस दिए जाते थे, वहां पे बहुत सारा करप्शन आपका रहता था। ठीक है, अपने फेवरेट नेपोटिज्म भी जिसको अपन बोलते हैं, रिश्तेदारों को प्रोजेक्ट्स वगैरह दे दिए जाते थे। रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा था। हाँ, रेड टेपिज्म इज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, उसकी वजह से अननेसेसरी जो चीजें हैं वो डिले हो जाती थी। कंपटीशन भी उतना नहीं था। हाँ, बाहर से कंपटीशन था, डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं था। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैपिटल हमारे पास नहीं थी, या फिर हम फॉरेन कंट्री पे हमारी एनर्जी नीड्स के लिए भी डिपेंडेंट रहते थे। वो तो अभी भी हम काफी हद तक डिपेंडेंट है, बट स्टिल नाउ पीपल जो है दे शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर नॉट टू द इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जॉब्स उतनी जनरेट नहीं हो पा रही थी, सो दे शिफ्टेड टू अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर। वैसे तो इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सर्विस सेक्टर भी बहुत ज्यादा ग्रो किया है, यहाँ पे भी वो शिफ्ट हुए, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हुए। ठीक है, या फिर ये रहेगा। तो इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है हमारा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर 1990s के बाद जो सबसे ज्यादा ग्रो हुआ, तो ऊपर मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिए थे, तो ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर धीरे धीरे अपने ग्रो करने लग गए। हेल्थ में भी, हेल्थ सर्विसेज भी इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो करी हैं। मेडिकल टूरिज्म में भी इंडिया एक टॉप डेस्टिनेशन आपका माना जाता है। एजुकेशन में भी आज के टाइम पे अगर अपन देखते हैं, एडटेक सेक्टर, उनकी सर्विसेज भी रहेंगी। बट वहां पे अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हम, क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन है, कैपिटल उतनी हमारे पास नहीं थी, और चाइना का जो मेजर कंपटीशन की हम बात करते हैं, तो उस वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग को उतना नहीं कर पाए। बट क्या एक कंट्री के लिए जो सेकंड पार्ट है, इजी होता है टू डेवलप विदाउट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस? तो सिंपल आंसर इज नो। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब जैसे आपके क्या है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है आप कंज्यूम तो करोगे डेली बेसिस पे, सर्विसेज से कब तक काम चलेगा? आप खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, तो एवरीथिंग requires a industrial base. Without that you cannot manufacture. इवन आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर में, जैसे आपके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लैपटॉप्स, ये सब यूज होते हैं, तो वो मैन्युफैक्चर कहाँ पे होंगे? तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। एब्सेंस की वजह से इंडिया जो है डिपेंडेंट है दूसरी कंट्री पे, तो इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज्यादा रहता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा रहती है, इम्बैलेंस ट्रेड है। इसी की वजह से जो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी रहती है कि इंडिया में अगर कोई आके इन्वेस्ट करना चाहे तो उन्हें लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, तो यहाँ पे पैसा पता नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। बट स्टिल हम काफी हद तक तो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और भी हैं। सप्लाई साइड कंस्ट्रेन इन एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस लीडिंग टू हाई इन्फ्लेशन ऑल्सो। मान लो आपका बेस अच्छा नहीं है, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके डेफिनेटली, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल की भी हमने पहले बात करी थी। आप 100 चीजें बना रहे हैं 100 रुपए में, आप 1000 चीजें बना सकते हैं 300 रुपए में, क्योंकि जो फिक्स कैपिटल है वो तो वहां पे आ ही गई, जो चेंजिंग कैपिटल है वही आपको ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट आपके लिए चीप हो जाते हैं, वो कंज्यूमर के लिए भी अच्छी चीज है, और जो प्रोड्यूसर है वो भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने बेच पाएगा, तो उसको प्रॉफिट कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन नहीं रहती। ठीक है, फिर जैसे जो सरप्लस लेबर था एग्रीकल्चर में, इट कैनॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये काफी लेस लेबर इंटेंसिव है। एंड अगर आप आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं, तो इन्होंने तो लगभग सारी चीजों को कैप्चर कर लिया है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, 10 आदमियों का काम 2 आदमी ही कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है। वी नीड हाईली स्किल्ड पीपल नाउ, तो ओनली अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस कैन क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, thereby absorbing सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर और ओवरऑल पॉपुलेशन में। तो विदाउट दिस तो नहीं होने वाला, और इसमें भी हम लेबर इंटेंसिव पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं इंडिया के केस में, जैसे कि अपनी टेक्सटाइल होगी, फूड प्रोसेसिंग हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, ये सारे का सारा, या फिर लेदर इंडस्ट्री होती है। नीति आयोग एजेंडा 2022, इंडिया एट 122, इनमें ये सारे की सारी बातें जो हैं वो करती रहती है सरकार, भी इन्हीं सब में ज्यादा फोकस अपना रखती है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, while we, अब अपना पहला चल रहा है इकोनॉमी का, while we flaunt India's demographic dividend, we ignore dropping rate of employability. What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? अब ये बेसिकली एक थीम है अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन। ठीक है,
तो हम ऐसा क्यों कर देते हैं? इंडिया में हम बात करते हैं कि एवरेज एज है 28-30 के आसपास, तो वी हैव अ क्वाइट बिग डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो उसमें हमें इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगले 2 डिकेड्स में अगर अपन ने यूटिलाइजेशन नहीं किया तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका डिजास्टर में भी बन जाएगा। बट क्या आप इसको अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग के बिना यूटिलाइज कर सकते हैं? नो। आज के टाइम पे तो और ज्यादा हाई स्किल्स आपको चाहिए। अगर आपको अब जैसे देखो, इंडिया में लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब रहेंगी। अगर हमें बाहर काम करना है, सर्व करना है, तो आपको उतनी ही ज्यादा स्किल और ज्यादा करनी पड़ेंगी। तो ऐसा क्या हो रहा है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी अच्छा है बट एम्प्लॉयमेंट रेट आपका घटता जा रहा है। हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, बट अब वो जॉब तो सीख कर रहे हैं पर उन्हें वो सुटेबल जॉब मिल नहीं रही, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 35+ हरियाणा में चल रहा है, 7+ आपका इंडिया में भी अभी चल रहा है। तो ये काफी कंसर्निंग चीज है। हम क्या मिसिंग कर रहे हैं वाइल डूइंग सो? पहला तो एडुकेट जो स्किल्स हैं वो हमारे पास नहीं है, जिसकी डिमांड एक्चुअली इंडस्ट्रीज में है। सेकंड, उतने हेल्दी पॉपुलेशन भी हमारी नहीं है। ठीक है, मेजोरिटी के हिसाब से माल न्यूट्रिशन रेट भी काफी हाई है, तो वो उतने लंबे टाइम तक काम भी नहीं कर पाते, तो आउट ऑफ द जॉब चले जाते हैं, फिर दोबारा आना उनके लिए डिफिकल्ट भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही एजुकेशन कंटेक्स में भी, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन में भी हमारे इश्यूज रहते ही हैं। ठीक है, उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंडिया में नहीं है। या फिर हम बात करें, जैसे सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो कर गया, ऊपर जो हम बात कर रहे थे लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें हम उतना फोकस नहीं कर पा रहे, तो जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही है। ठीक है, कैपिटल का भी इशू है, लैंड एक्विजिशन का भी इशू है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी इशू है। तो जो जॉब्स हैं, अब ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं आप इनको सोल्व करेंगे तभी तो जॉब्स अच्छे से आ पाएंगी। ठीक है, तो मेजर इसमें हमेशा जैसे ये जो जॉब्स हैं वो हमेशा लेबर इंटेंसिव से ही आपकी आ पाएंगी। या फिर एग्री में आप एग्री प्रोसेसिंग या फिर संपदा जिसकी हम बात करते हैं कि आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में फोकस करें रेदर देन ओनली फोकसिंग ऑन द फार्मिंग, तभी अपना कुछ बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। देखिए, इंडिया जो है इट इज विटनेसिंग अ लो डिपेंडेंसी रेशियो, यानी वी हैव अ क्वाइट यंग पॉपुलेशन, a state of demographic dividend, yes it is defined by, अब जैसे ये कीवर्ड है तो आप इसकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं, by UN पॉपुलेशन फंड कि इकोनॉमिकल ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर, मेनली वेयर द शेयर ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 64 भी हो सकता है, देन दैट ऑफ नॉन वर्किंग, 14 से कम या फिर 65 से ओल्ड। इंडिया के कंटेक्स में हम 60 तक भी बोलते हैं, बट अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी आपकी धीरे धीरे ओल्ड एज होती जा रही है और हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, पर हम अभी 60 के आसपास है। क्यों? क्योंकि हमारी अभी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71-70 के आसपास ही है। नाउ इंडिया जो है इट इज नॉट एबल टू रियलाइज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड सिंस अ गुड अमाउंट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट स्किल्ड वर्कफोर्स। व्हाट इज मिसिंग? देखो, जो मिसिंग है उसी का अपने को सॉल्यूशन चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट का एम्फेसिस जो है वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग पे उतना नहीं है, तो इनको करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने आईटीआईज की बात करी, बट आईटीआईज इनकी डिग्रीज भी ऐसे ही मिल जाती हैं। ठीक है, तो पर उनको अच्छे से आप वोकेशनल ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स वो सब बनेंगे, वो उतना ही बेहतर तरीके से काम करेंगे, तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे और हम उनको बाहर भी एज अ माइग्रेंट भेज सकते हैं। ठीक है, इमिग्रेशन भी अच्छा हो सकता है। वी फॉर्मुलेटेड नेशनल पॉपुलेशन नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, जिसमें कि टारगेट रखा था 500 मिलियन को स्किल करना 2022 तक, उतना कुछ हो तो नहीं पाया, बट लैक ऑफ स्किल भी है विच इज एट्रीब्यूटेड टू एजुकेशन सिस्टम विच इज नॉट फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स में। मान लो आज के टाइम पे एआई, एमएल, ठीक है, इन पे चाहिए, तो वो तो हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग हम नहीं सिखाते, फार्मिंग हम नहीं सिखाते। ट्रेडिशनली आपने अपने दादा परदादा सीख ली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट अपने फार्मर ही नहीं चाहता मेरा बेटा फार्मर बने, या फिर दूसरों के बेटे भी, मतलब दूसरे के पेरेंट्स भी नहीं चाहते मेरा बेटा फार्मर बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी डन बाय सीआईआई, ओनली 10% ऑफ एमबीए ग्रेजुएट इन इंडिया एंड 17% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आर एम्प्लॉयबल। ठीक है, ये नंबर अभी थोड़ा सा हो सकता है बढ़ गया हो। ठीक है, अभी ये लास्ट ईयर में अपन ने डाला था, बट फिर भी रिसेंट जो गवर्नमेंट के हैं डाटा, उसमें थोड़ा सी एम्प्लॉयबिलिटी डेफिनेटली आपकी इंक्रीज हुई है, बट स्टिल लार्ज पॉपुलेशन ऑफ योर ग्रेजुएट्स इट इज अनएम्प्लॉयबल। तो गवर्नमेंट को क्या करने की आवश्यकता है? देखो, ये तो सारा वही, प्लस अपन ने ऊपर जो बात करी, जैसे आप लेबर लॉज को रिफॉर्म करो। अब हमने 4 लेबर कोड्स हमारे बना दिए हैं, उससे भी काफी चीजें स्मूथ हो रही हैं। टैक्स पॉलिसीज के कंटेक्स में पहले रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगता था, अब हम उतना नहीं कर रहे। इंसेंटिव्स आप दो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने के लिए, बट जैसे कई बार डिमोनेटाइजेशन आया तो एमएसएमई की जो कमर है वो भी टूट गई थी। ठीक है, काफी आपके
एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो है वो क्लोज हो गई थी, तो ये भी अपना इशू था। लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये अपन ने बात कर लिया है। एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, और आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, यही सब आप इसमें लिखेंगे। जैसे मेक इन इंडिया है वो एक काफी वेलकम स्टेप था, बट उसमें भी ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। एज ए रिजल्ट जो ज्यादातर वेरियस इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिया डायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग एन एग्रेरियन टू सर्विस सेक्टर। ग्रोथ इन जॉब कैन कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो यानी पिछले वाले को भी इसमें लिंक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि देयर इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी set up under state act have not only impeded the development of the agriculture but also have been the cause of food inflation in India critically examine। तो अब इसमें आपको बताना है एपीएमसी है क्या। अब इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज एपीएमसी, व्हाट इज इट्स रोल, ठीक है, एंड हाउ it is leading to food inflation, middlemen and all these things, intermediaries, हाँ, जो एपीएमसी की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर मोनोपोली जो इनकी क्रिएट हो रही है, यहीं पे आके सामान बेच सकते हो, ये सब वो सब, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, एपीएमसी जो है इट फोर्सेस द फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस ओनली टू द मिडलमैन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन ऑथराइज्ड मार्केट एंड मंडी। देखो क्या होता है कि फार्मर जो है उसको ये कंपलसरी है कि वो अपने एपीएमसी मंडी में ही प्रोड्यूस सेल कर सकता है, अगर उसको एमएसपी पे बेचना है तो, अदरवाइज बाहर भी कर सकते हैं। बट इसी में सरकार अभी जो बिल लेके आने वाली थी या लेके आ रही थी, तो उसमें यही था कि उनको एक अपॉर्चुनिटी बाहर भी सेल करने की मिल रही थी अबव एमएसपी, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, देखिए, एपीएमसी एक्ट जो है इट एंश्योर्स कि इंटरमीडियरीज जो है डू नॉट कंपेल फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट एक्सट्रीमली लो प्राइसेस, ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो। सारे के सारे जो फूड आर्टिकल्स हैं पहले जो है वो मार्केट में लाए जाते हैं, फिर उनका ऑक्शन किया जाता है और ये यहाँ पे बेचे जाते हैं। बट इनके साथ वही प्रॉब्लम आ रही है, ये इंटरमीडियरी से बचाना चाह रही थी, बट उनकी वजह से भी बीच में जो इनकी मोनोपोली है वो क्रिएट हो रही है। देखो, मैनी प्रॉब्लम जो है इसी की वजह से जो फेस कर रहे हैं फार्मर्स ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द एपीएमसी एक्ट। पहला, दे कैन नॉट सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। हो सकता है कि कंज्यूमर, आप एपीएमसी में 100 रुपए मिल रहा है, वो आपको 120 दे रहा हो, बट यू कैन नॉट डू दैट। सो फार्मर्स आर नॉट अलाउड टू सेल डायरेक्टली to the consumer, so they are not able to get higher prices even as the prices जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल्स हैं वो आपके अलग अलग उसमें बढ़ते रहते हैं, ठीक है। या फिर फार्मर्स के पास भी जैसे इमीडिएटली मान लो कोई चीज बेचनी पड़े तब भी थोड़ा सा वो हो जाता है, तो ये रहता है। सेकंड, यहाँ पे मतलब आपको चॉइस नहीं मिल रही, पहली चीज तो ये, ठीक है, जहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सेकंड, एक्सपेंसेस जो हैं वो भी बहुत हाई हैं। जैसे मान लो द जर्नी ऑफ द कम्युनिटी, आप फार्म से लेके टू फोक या फिर मतलब मंडी से होते हुए, तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हैंडलिंग एक्सपेंसेस हैं, एजेंट का कमीशन है, मंडी के टैक्सेस हैं, तो फाइनल जो प्राइस है फार्म प्रोड्यूस का वो 20% से भी ज्यादा आपका बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर इससे भी ज्यादा आपका इंक्रीज हो जाएगा। रियलिटी कुछ और ही ज्यादा है। जैसे मान लो फार्मर जो है अगर वो किसी प्रोडक्ट को बेचने को जाता है, मान लो 1 किलो, फार्मर बेचेगा 10 रुपए का, वही चीज आपको मार्केट में मिलेगी 30 रुपीज की। तो रियलिटी 200% तक ये चला जाता है, ऐसी बात भी है। बट हम एवरेज और मोर और लेस 20-30% के आसपास आपका इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली फिर भी ज्यादा देखने को मिलता है। फिर जैसे जो मिडिलमैन हैं वो भी आपस में कोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, आप को फिर से अगेन चॉइसेस नहीं देते। यहाँ पे एक बहुत ही इलेबोरेट नेटवर्क है मिडिलमैन्स का एंड द ट्रेडर्स का मंडीज में, ये आपस में कोल्यूड कर लेते हैं और प्राइसेस को कम कर देते हैं कि भाई हम तो इतने में ही खरीद रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, फार्मर्स को उतना अच्छा प्राइस आपका नहीं मिल पाता। क्रॉप जो है दे आर ब्रॉट फिजिकली टू द मंडीज, यहीं पे आपको सेल करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखो, एक बार फिजिकली आ गया है तो क्या आप बिना बेचे वहां से ले जाओगे? नो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है। और अब ऐसा तो है नहीं कि फार्मर भी चाहता है कि जल्दी से बिक जाए, उनको भी और काम है करने के लिए, ठीक है, तो वो है। अब एक बार आ गए तो मतलब काइंड ऑफ लाइक स्ट्रक सी सिचुएशन हो जाती है कि अब यहाँ तो बेच के जाना ही पड़ेगा, और वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे ही जो मिडिलमैन है वो भी होर्डिंग भी कर लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाता है कि भाई लेटर स्टेजेस में कई बार तो फार्मर को भी खुद की प्रोड्यूस मान लो बाद में चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा प्राइस पे आपको खरीदनी पड़ती है। तो ये है। अब अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग आपके एपीएमसी एक्ट होते हैं, तो इससे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स अमंग स्टेट्स नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन है। जैसे हरियाणा का ही केस ले लो, उसमें भी होता
इन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट भी इन्होंने फ्री फ्लो के लिए मना कर दिया। अब मान लो कोई चीज महंगी है हरियाणा में, ठीक है, तो वो बाहर नहीं बेचने देते उतनी आसानी से, बट अब हम ई नैम के थ्रू हमने उस चीज को सोल्व करने की कोशिश करी है, या फिर वेयर हाउस रिसीट्स भी आप दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इन दोनों के कोलेबोरेशन से हम अपने प्रोड्यूस को बाहर मतलब दूसरी मंडीज में भी भेज पा रहे हैं विद सेम क्वालिटी, ठीक है। तो ये है। अब इसमें मेजर सजेशंस क्या हैं कि जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप उनको एपीएमसी एक्ट से निकाल दो। फार्मर को फ्रीडम होना चाहिए टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द रिटेलर एंड द कंज्यूमर विदाउट थ्रू मंडी और मिडलमैन। जब मिडलमैन नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा, तो कंपिटिटिव प्राइस मिलेंगे, ठीक है, रेदर देन प्राइसेस फिक्स्ड बाय मंडी। अब मंडी में अगेन हमने देखा ट्रेडर्स का, मिडलमैन का एक कोलिजन है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो अपने भी पैसे कमाते हैं इवन दो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, ठीक है। हाँ, अब उनके लिए भी पर जीवन यापन के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं अगर हम डायरेक्टली वो कर देते हैं, बट इट्स लाइक नॉट एवरी फार्मर कैन अफोर्ड टू गो रिटेल, ठीक है। या पर ये कि सबके लिए जो चीज बेस्ट हो सकती है वही अपन करना चाहते हैं। अब जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है, आप उनको ही बेहतर तरीके से कनेक्ट करो। अगर ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है तो व्हाई डू यू हैव मिडलमैन? इकोनॉमिकली भी उसकी सेंस नहीं बनती। हाँ, एक टाइम था जब इनकी आवश्यकता भी थी, बट आज के टाइम पे थिंग्स कैन बी डन इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। इन द विलेज इटसेल्फ नो फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, ये कह रहा है। सो कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा यहाँ पे हम नहीं प्रोवाइड करा सकते क्रेडिट के लिए, क्यों? डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ द एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। क्या कंस्ट्रेन है, चैलेंजेस हैं टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सप्लाइंग एग्रीकल्चर फाइनेंस फेस, ये क्या फेस करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस में। हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड फॉर बेटर रीच एंड सर्व रूरल क्लाइंट। तो आपका पूरा का पूरा डिस्कशन रूरल एरिया एग्रीकल्चर फाइनेंस पे ही रहना चाहिए। अब देखो इश्यूज जो हैं, जब भी इश्यूज के बारे में बात आती है तो यू हैव टू थिंक इन अ स्टेक होल्डर अप्रोच। जैसे कि यहाँ पे स्टेक होल्डर एग्रीकल्चर में आपका फार्मर है, उसको कितना लोन चाहिए, कब चाहिए, ये सारे के सारे इश्यूज भी रहते हैं, ठीक है। क्या उसकी पेइंग कैपेसिटी रहती है, क्या उसके पास ओनरशिप है, मैक्सिमम आपके टेनेंट्स हैं, ज्यादातर के पास आपका लेस देन 2.5 हेक्टेयर है, 85% आपके स्मॉल एंड मार्जिनल है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। फिर उसके बाद क्रेडिट, यहाँ पे आपके बैंक्स नहीं है, फिर भी देखो जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उससे ज्यादा आपके कमर्शियल बैंक्स ही यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं लोन्स वगैरह, ठीक है। फिर आपका नबार्ड भी है, ये भी है, तो ये सारे मिलजुल के प्रोवाइड कराते हैं। कोऑपरेटिव का फायदा ये हो जाता है कि वो वहीं की वहीं होती है, वोटिंग पावर्स भी होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा मॉनिटरिंग इजी हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी, ठीक है। और उतने हार्श कंडीशंस वो नहीं लगाती जितने आपके बैंक्स में भी कई बार सरफाइसी एक्ट में देखने को मिल जाते हैं। बट ये है, अब बैंकों में पहले तो फार्मर अवेयर ही नहीं है, कोई उनके लिए स्कीम वगैरह आई, लोन की आई, तो उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। खुद उनकी पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है, उन्हें डर भी लगता है, सरकार से भी डर लगता है, उनके अंदर ट्रस्ट ही नहीं है सरकार उनको सपोर्ट करने के लिए कोई स्कीम भी लेके आ रही है या नहीं, ठीक है। बैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, उनका भी बड़ा एपेथेटिक एटीट्यूड होता है, वो भी नहीं चाहते, उनको लगता है कि यहाँ से फिर एनपीएज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हमने पहले भी बात कर रही थी क्रेडिट कल्चर के कंटेक्स में, तो इवन आरबीआई कहता है कि जो पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स आपकी है उसमें आप जो बार बार लोन वेव करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, गलत आपका इमेज जो है वो जाती है और उससे जो पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इंडिया दे आर मोर अवर्सिव टू द रिस्क बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिक्योरिटी व्हिच इज ऑफन कैप्ड विद द मनी लेंडर। अब क्या होता है कि जैसे मान लो इनको इमीडिएट पैसे चाहिए, कोई हेल्थ इशू आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, या फैमिली में नीड्स आ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार बैंक में जाके लोन लेंगे, बैंक भी एक अमाउंट ऑफ लोन ही प्रोवाइड कराएगा, वो भी फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो इन्हें मनी लेंडर का लोन लेना पड़ता है इनफॉर्मल, 40% से ज्यादा अभी भी यही चल रहे हैं। फिर जब इनकी प्रोड्यूस होती है तो वो लोन पे करने के लिए उनको वो जो प्रोड्यूस है वो मनी लेंडर को सेल करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड जो हम बात कर रहे थे, नॉलेज एजुकेशन अवेयरनेस भी नहीं है कि भाई कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड से आप जाके लेके आ सकते हो। फिर बैंकिंग ऑफिशियल्स का भी बड़ा एपेथेटिक, ये सारा का सारा कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव्स जो हैं, तो an autonomous association of the person united voluntarily to meet their common economical and the social need and aspiration through jointly owned enterprises। जो कोऑपरेटिव होता है वो यही है कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं कोऑपरेशन के थ्रू, पैसा इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे को लोन देते हैं। वहां पे वन मेंबर वन वोट जैसी चीज भी होती है। अगर हम फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोऑपरेटिव जो है वो आपके
बेस्ट सोर्स हैं, क्योंकि वहां पे जैसे ऊपर भी डिस्कस किया, इजी आपको लोन मिलेगा, कंडीशंस हार्श नहीं होंगी, ठीक है, एक दूसरे को जानते होंगे, ट्रस्ट बेटर होगा, ये सर। बट अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो व्हाट आर द चैलेंजेस, देखें ओनली 5% ऑफ द क्रेडिट ऑफ टेक इज रिजर्व फॉर द प्राइमरी सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर में इतना ही जा रहा है। इट इज टेकन बाय स्मॉल एंड मार्जिनल, वैसे तो एग्रीकल्चर में आपका 18% है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की भी हम बात करते हैं, उसमें भी 10% आपका स्मॉल एंड मार्जिनल के लिए वैसे पीएसएल में लिखा हुआ है, बट फिर भी कि ज्यादातर क्रेडिट नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, केवाईसी नॉर्म्स हैं, तो फार्मर उतने लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रहता है, तो रहने देते हैं, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, तो ये चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने भी मैंडेट किया है एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग को एज अ पीएसएल, तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है, इससे भी फंड एलोकेशन आपका इंक्रीज हुआ है। सेकंड जो हम बात कर रहे थे, लोन रीपेमेंट और क्रेडिट कल्चर जो आपका डैमेज हो रहा है, एनपीएस जिससे आपके बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, देखो जो भी इश्यूज हैं हर एक में अवेयरनेस नहीं है, आप टेक्नोलॉजी की मदद से अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है, लीडर्स को कनेक्ट करें, उनको सारी की सारी चीजें बताई जाए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, ठीक है, पंचायत के ग्रुप के थ्रू, या फिर एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, या फिर फार्मर जो एप्लीकेशंस ज्यादातर यूज करते हैं उनके थ्रू आप अवेयरनेस फैला सकते हो, ठीक है, उनको वीडियो माध्यम से सारी चीजें समझाई जा सकती है, ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप किया जा सकता है, ठीक है, फिर एक्सेस भी बढ़ाई जा सकती है, अवेयरनेस के बाद एक्सेस भी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है, कि भाई जो प्रोडक्ट है वो आपके डोर स्टेप पे ही मिल जाए। जैसे हम बैक अश्योरेंस और इन सब की बातें करते हैं, रूरल एरिया में ही खुद वो जो है, जैसे पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइप के अपने आ जाएं तो वो भी उनको क्रेडिट अपना प्रोवाइड करा सकते हैं। देखो पोस्ट ऑफिस तो क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कराएगा, हम इन जनरल बात करें जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको उनके डोर स्टेप तक पहुंचाना पड़ेगा विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि मोबाइल फोन आज के टाइम पे लगभग सबके पास है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से यू कैन, सॉरी, टेक्नोलॉजी है, इट इज हेल्पफुल फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकॉज एनरोलमेंट सर्विस रूरल कस्टमर विदाउट ओपनिंग फिजिकल बैंक्स थ्रू ई बैंकिंग, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, या आज के टाइम पे हमने देखा है कि डिजिटल बैंक यूनिट्स आपकी आ रही थी 75, ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज में था, या न्यू बैंक, तो इनके थ्रू हम डिजिटल जो सर्विसेज हैं वो इनको प्रोवाइड करा सकते हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ द बैंक, मेकिंग एक्सपेंशन ऑफ द रूरल बैंकिंग वायबल। आपको फिजिकल अब वहां पे कोई ब्रांच नहीं खोलनी पड़ेगी, तो वो कॉस्ट कटिंग काफी अच्छे से हो जाती है, तो फाइनेंसेस भी बच जाते हैं, ठीक है, ये है। और फार्मर को भी ये ऑगमेंट करेगा, हेल्प टू ऑगमेंट द नॉलेज विच क्रॉप टू प्रोड्यूस, किससे बेटर रिटर्न मिलेगा, इफेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या हैं, प्लान्स वेदर के बेसिस पे उनको क्या बनाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीजें लिंक्ड हैं। फार्मर के पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो वो और ग्रो करना चाहेगा, तो लोन लेगा, ठीक है, तो ये सारा का सारा इसी तरीके से अपना प्रोग्राम जो है वो चलता रहता है, इसलिए अपने को ये करने की जरूरत है। कंक्लूड आप कर सकते हैं कि विदाउट फार्मर्स एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ना भी बहुत ही मतलब उतना वो नहीं है कि भाई हमारे 50% ऑफ योर पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर, तो हमें उनके बारे में डेफिनेटली ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देख द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड द ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013, वो 1 जनवरी 2014 को आया था। व्हाट आर द की इश्यूज व्हिच वुड गेट एड्रेस with the act in the place, what implication would it have on industrialization and the agriculture in India? अब ये बहुत पुराना एक्ट है, LARR एक्ट, इसमें क्या है कि एक्विजिशन के टाइम पे कंसेंट, ठीक है, पब्लिक हियरिंग, इन सब की चीजें थी, कंपनसेशन के बारे में काफी बातें करी गई थी, तो हम इसके बारे में बता देते हैं। अब जैसे इंडिया में क्या है कि लैंड एक्विजिशन इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इशू रहता है, आपने देखा होगा प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज्यादा डिले रहते हैं वो बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन ही रहते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 308, ठीक है, तो उसमें अब इनके थ्रू क्या है कि प्रोजेक्ट्स जो आपके नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हों, डिफेंस के हों, इंफ्रा के हों, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग के हों, तो उनको इसमें डाल दिया कि भाई कंसेंट जो आपका 80% चाहिए उसको थोड़ा सा कम करेंगे, पब्लिक हियरिंग वाला नहीं होगा, कंपनसेशन अमाउंट 2 टाइम्स 4 टाइम्स रहता है मार्केट प्राइस का, ठीक है, 4 टाइम्स आपका रूरल एरिया में रहता है, 2 टाइम्स आपका अर्बन एरिया में रहता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन देना चाहते हैं ताकि लोग भी फिर उनको ये ना रहे कि हमने अपनी जमीन दी तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। सो नो लेट अस स्टार्ट। देखिए लैंड एक्विजिशन जो इंडिया में है उसको गवर्न करने के लिए हमारे पास है LARR एक्ट, लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट
फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ इनिशिएटिव प्रूव्ड अनपॉपुलर विद द सिटीजनरी, क्योंकि पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं, लैंड एक्वायर करने के बाद आप रिहेबिलिटेट ही नहीं करते, पैसे ही नहीं देते, बाद में उनको जॉब्स भी नहीं देते, तो इसलिए एक नेगेटिव इमेज बनी हुई थी। अभी कुछ सालों में फिर भी थोड़ा सा बेटर सिचुएशन हुई है। अमाउंट जो रियम्बर्स है इट इज फेयरली लो विद रिगार्ड टू द करंट प्राइसेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ द प्राइसेस जो आपकी इकोनॉमी में रहते हैं। देखो अब इसमें भी एक कैच है कि मान लो एक्चुअल जो मार्केट प्राइस है वो मान लो है 10,000, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड का, बट गवर्नमेंट की जो बुक्स है उसमें वही प्राइस होगा आपका 2,000, और गवर्नमेंट जो आपको कंपनसेशन देती है 2 टाइम्स 4 टाइम्स वो देती है गवर्नमेंट प्राइस के हिसाब से, बट दे आर सेइंग कि आप एक्चुअल प्राइस के हिसाब से दो, मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तब तो ये मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल ऑफन फेल टू फाइंड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। जैसे हमने बात करी रिहैबिलिटेशन, आप जिन लोगों से लैंड ले रहे हैं, क्या आप वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो वहां पे आपको उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए, उनके पास जो भी स्किल है उनके हिसाब से आप उनको प्रोवाइड करो, ठीक है, तो ये जरूरी है। नाउ व्हाट आर द की फीचर, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कंसेंट, देखो 80% लोगों का जरूरी होता था अगर आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं फॉर द प्राइवेट प्रोजेक्ट और 70% फॉर द पीपीपी प्रोजेक्ट। एक क्वेश्चन हमने ये भी देखा था पीपीपी इतने पॉपुलर क्यों है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, तो एक प्रो तो यही हो गया, ठीक है, कि आपको कम लोगों से आपका कंसेंट लेना पड़ता है तो इजी हो जाता है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट आपको करना पड़ेगा फॉर द अफेक्टेड पॉपुलेशन विद द रेवेन्यू मेजर्स फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, सिग्निफिकेंट मेजर्स फॉर लैंडलेस लेबर जिनका लाइवलीहुड इससे लॉस हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर उस लैंड पे काम करने वाले अपने टेनेंट्स लैंडलेस लेबर्स ही होते हैं। हायर कंपनसेशन जैसे हमने देखा 4 टाइम्स, ठीक है, या फिर 2 टाइम्स 4 टाइम्स इन द रूरल एरिया 2 टाइम्स इन द अर्बन एरिया, यही इसके मेजर प्रोविजंस है, यही आपको बताने हैं। नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द एग्रीकल्चर। देखो अब इसमें दोनों को ही हम ध्यान में रखते हुए ये कर रहे हैं कि भाई इजी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो और इजी कंपनसेशन भी मिले। तो यहाँ पे जैसे लार्ज स्केल एग्रीकल्चर लैंड एक्विजिशन जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज क्रिएटिंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द क्लोज ओनली अ नॉन एग्रीकल्चर लैंड कैन बी एक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज्यादातर जो लैंड आप एक्वायर करते हो इसमें वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड ही होती है, ठीक है। नाउ एब्सेंस ऑफ क्लियर कट पॉलिसी फॉर रिटर्निंग द अनयूज्ड लैंड, कई बार क्या होता है 5-5 10-10 साल तक आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो वो हम उनको रिटर्न नहीं करते। इट ऑल्सो सीरियसली हार्म्स द लैंड रिसोर्सेज एंड अफेक्ट्स द फूड सिक्योरिटी नेगेटिवली, ठीक है। फिर मान लो 15 साल तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद आप किसको कंपनसेशन देंगे, जो ओनर है वो बदल गए हैं, नए ओनर्स न्यू आपके आ रहे हैं जो उस पे हक जमाएंगे, ठीक है, तो उसको कैसे डील करना है ये भी हमें नहीं पता। फिर मान लो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कंपनसेशन को लेके इंडस्ट्रीज और कम्युनिटी के बीच में, मान लो प्राइवेट प्रोजेक्ट था तो उनमें भी एफिशिएंट मैकेनिज्म अपने को करना पड़ेगा इवोल्व, वो भी हमारा उतना नहीं है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज दे फियर डिले इन द प्रोजेक्ट्स क्योंकि मैंडेटरी है ऐसा ही है उनके लिए और 80% कंसेस रिक्वायरमेंट, तो ये ओवरऑल हमारा है। और कंपनसेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 2 टाइम्स 4 टाइम्स है वो भी उतना एडिक्वेट नहीं है, टाइमली नहीं दिया जाता, उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता, तो उनके लिए तो ज्यादातर चीजें गड़बड़ ही चल रही हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 क्या कह रहा है, कैपिटलिज्म हैज गाइडेड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू अनप्रेसिडेंटेड प्रोस्पेरिटी, however it is often encourages short sightedness and contribute to the wide disparity between rich and the poor। मतलब इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी के बारे में कुछ पूछ रहा है। इन दिस लाइट वुड इट बी करेक्ट टू बिलीव एंड अडॉप्ट कैपिटलिज्म फॉर ब्रिंगिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। देखो ग्रोथ के कंटेक्स्ट में हम जब बात करते हैं तो इसके इंक्लूसिविटी मतलब सबकी ग्रोथ हो रही है, सबका साथ सबका विकास, जबकि डिस्पैरिटी क्या है अगर हम देखें 2014 से लेके आज के टाइम पे 40% से लेके आज 70% आपका कंट्रोल आ रहा है 1%, जो टॉप 1% है उनके पास वेल्थ का, ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है। आई थिंक ये 1 है 10 है, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ भी, एक बार इसको आप प्लीज इस फैक्ट को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो ये कह रहा है कि अब जैसे हम बोलते थे कि कुछ कहते थे कि भाई पहले मार्केट को फ्री छोड़ दो वो अपने आप ही इसको एड्रेस कर लेगा, कुछ कहते हैं ये कैपिटलिज्म है, कुछ कहते हैं कि गवर्नमेंट को दे दो, कम्युनिज्म है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी कि हम कुछ चीजें गवर्नमेंट के पास रखते हैं, मान लो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर देती है,
ठीक है, करेंसी के हिसाब से भी, प्राइसेस के हिसाब से भी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी हमारे पास है, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ क्रिएट करनी, कैसे क्रिएट करनी, ये सब। टैक्स स्ट्रक्चर को भी हमारे इस हिसाब से बनाया गया है कि रिच को थोड़ा सा ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, पुअर को नहीं देना पड़ता कंपैरेटिवली, ठीक है, तो ये भी रहेगा। बट जीएसटी जो है वो आपका रिग्रेसिव हो जाता है। तो इसमें ये कह रहा है कि किस तरीके से कैपिटलिज्म क्या इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकता है। इट सीम्स हार्डली अनलाइकली। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्रीज की भी हिस्ट्री देखते हैं, यूएस, यूरोप, तो वहां पे भी आपका जो डिस्पैरिटी है इट इज ग्रोइंग। गिनी प्रोफिशिएंट की जो हम बात करते हैं, जो इनइक्वालिटी को आपका रिप्रेजेंट करता है, वो भी हर जगह बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो दिक्कत तो है ही ना। देखिए कैपिटलिज्म जो है, पहले, अब इसमें क्योंकि उसी के बारे में बात कर रही है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि इट इज एन इकोनॉमिकल सिस्टम, या बेटर यहाँ पे ये होता है कि आप फैक्ट बताते हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट का फैक्ट जो है वो कोट कर सकते हैं कि हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोलिंग हाउ मच ऑफ द वेल्थ। तो यहाँ पे टॉप 1% इज कंट्रोलिंग 60% ऑफ द वेल्थ, 70% ऑफ द वेल्थ, दैट इज द रियलिटी। बॉटम 50% कंट्रोलिंग ओनली 20% ऑफ द वेल्थ। तो ये सारी की सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ तो ये इसमें तो ऐसे अपन ने इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में बता दिया कि यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, मीन ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल आपका ज्यादातर किसके पास होता है? प्राइवेटली ओन्ड होता है, ठीक है ना। व्हाट आर द क्रिटिक्स जो है ऑफ कैपिटलिज्म, इसको एसोसिएट करते हैं, पहला तो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ, पावर और मटेरियलिज्म का, ठीक है। जैसे आप देख ही सकते हैं कि भाई इंडिया में भी टॉप जो बिजनेस हाउसेस हैं उनके पास जो इतना पैसा है उतना नहीं है, ठीक है, हमारे इक्वालिटी नहीं है। फिर जो वर्कर्स हैं उनका भी काफी रिप्रेशन होता है। ट्रेड यूनियंस कहने को तो है बट उतने काम नहीं कर पाते, ठीक है। सोशल एलियनेशन भी हम कर देते हैं कि भाई कैपिटलिज्म में जो मान लो पुअर है उसको तो आप भूल ही जाते हो, सरकार भी भूल जाती है। इंडिया में फिर भी हम कुछ वेलफेयर स्कीम लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट फिर भी मतलब दिक्कतें तो हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ता जाता है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, कैपिटलिज्म में आपने देखा होगा इकोनॉमी के बूम रिसेशन, ठीक है, ये सब आते रहते हैं, बट फिर भी हम इसी पे ही ज्यादा वो करते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल सी मिलती है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी अपना इंक्रीज हो ही रहा है, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी हमारी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं। बट जो प्रोपोनेंट है ऑफ कैपिटलिज्म दे आर्ग्यू कि इट क्रिएट मोर प्रोस्पेरिटी देन एनी अदर इकोनॉमिकल सिस्टम, बेनिफिटिंग मेनली फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। यानी यहाँ पे आपको एक फ्री चॉइस है, फ्री विल की हम बात कर सकते हैं कि इफ यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। पर व्हाट अबाउट जो आपका हेल्थ, एजुकेशन, इनका जो कॉस्ट रहेगा, हायर एजुकेशन का, व्हाट अबाउट दैट कॉस्ट, ठीक है। तो एक्चुअली जो चीज हमें लगता है कि आपके पास फ्रीडम है टू ग्रो, बट देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट ऑल्सो, ठीक है ना। देखिए तो हमारा डेमोक्रेसी कंटेक्स्ट में भी ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है, वर्स्ट बट बेस्ट अवेलेबल, मतलब वर्स्ट अमंग द अवेलेबल, ऐसा कुछ एक कोट रहता है। इंडिया स्ट्राइव्स, अब इसमें देखते हैं कि भाई कैसे हम सस्टेनेबल बैलेंस के कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं विद द कैपिटलिज्म, क्योंकि एक तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर रखा है, कंप्लीटली कैपिटलिज्म में हम नहीं है, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ चल ही रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में, वेलफेयर में, पीडीएस में, इन सब चीजों के थ्रू अपन कर ही रहे हैं, एमएसपी के थ्रू। तो वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट। Now, India strives to achieve the vision of sustainable and the equitable growth, deepens its democracy and strive to create a new model of democratic capitalism. तो हम एक बीच का सा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मिक्स इकोनॉमी का, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, सबको साथ में लेते हुए। इनिशिएटिव जो कैपिटलिज्म के हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट आपने सुना होगा, टाटा ग्रुप्स, ठीक है, 1000 बिलियन आई थिंक डॉलर तो इन्होंने डोनेट ही कर दिए। इट हेल्प्ड to uplift strives of downtrodden, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इफेक्टिव रेगुलेशन, कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से ऑफ इकोनॉमी, इट इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब क्या होता है, कंपटीशन की वजह से आपके इनोवेशन ज्यादा होते हैं, आर&डी ज्यादा होती है, चीप प्रोडक्ट्स आपके आते हैं कैपिटलिज्म में, ऐसा भी रहता है। एंड इट इनवेरिएबली लीड्स टू पॉलिटिकल एंड द सोशल डेवलपमेंट। यस, बोथ इंडियन एंड द फॉरेन कंपनीज दे आर encouraged to improve their performance on everything from workers' right and wages level to international environmental standards। तो ये सारी की सारी चीजों को कि भाई जो अधिकार हैं वो भी इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड हैं वो रहे, वेजेस जो हैं वो भी आपका एक अच्छे खासी रहे, सस्टेनेंस से ऊपर की ही। ऐसे ही एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी साथ में देखते रहते हैं, तो इससे जो बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है प्रॉफिटेबल और रेस्पॉन्सिबल,
यानी दोनों को एक बीच का ऐसा रास्ता अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कैसे क्या होता है इंक्लूसिव कैपिटलिज्म, क्या होता है, सबको साथ में लेके चले। तो अ फोर्सफुल मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिकल एजेंडा intended to counter inequality. It restrains the concentration of the vast wealth at the top and provide working and the middle class with improved and economical opportunity. जैसे सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके, ठीक है, या गरीब कल्याण अंत्योदय योजना, या फिर हमारा जन आरोग्य योजना, इंश्योरेंस मिल रहा है 5 लाख का। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मेजर पॉपुलेशन को सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यही मेजर है अपना, इसी के कंटेक्स्ट में अपने को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इससे पहले भी 2013 में हमने पीपीपी वाला किया था, फिर से एक सवाल आ रहा है पीपीपी का। एक्सप्लेन हाउ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट इन लॉन्ग जेस्टेशनल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कैन ट्रांसफर अनसस्टेनेबल लायबिलिटीज टू द फ्यूचर। What arrangements need to be put in the place to ensure successive generations capacities are not being compromised? मतलब इनसे कैसे अपन इसको कर सकते हैं। वैसे तो पहले अपन ने डिस्कस किया ही था। मोटे मोटे तौर पे आप बता सकते हैं पीपीपी मॉडल के बारे में कि एक पार्टनरशिप है बिटवीन अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी, स्पॉन्सर्ड अथॉरिटी एंड अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी। नाउ अ लीगल एंटिटी इन विच 50% और मोर इज विद प्राइवेट पार्टनर for the creation or management of infrastructure for public purpose for a specified period of time on commercial terms. Private partners procured through a transparent and the open procurement system. अब देखो एक टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया जाता है 10 ईयर्स 15 ईयर। उसमें क्या है, प्राइवेट प्लेयर जो है वो उसको एस्टेब्लिश करेगा, उसको मैनेज करेगा और उसको रन करके आपको दे देगा। बट उससे जो सर्विसेज है वो कौन सी जा रही हैं, आपकी पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक पर्पज की सर्विसेज आपको दी जा रही हैं। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी फिर हम ट्रांसपेरेंट ओपन प्रोक्योरमेंट सिस्टम से बिडिंग के थ्रू लेके आते हैं, ठीक है। देखो इसके फायदे क्या हो जाते हैं। अगर हम बात करें पीपीपी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग की, तो इट इज डन बाय बैंक और प्राइवेट इक्विटी फंड। बड़े बड़े जेस्टेशनल पीरियड्स होते हैं, 10 ईयर्स में कंप्लीट होगा, 20 ईयर्स में कंप्लीट होगा, 25 ईयर्स में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि अननेसेसरली जो स्ट्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ एक पे ही आ जाए, ठीक है, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो उससे एनपीए बढ़ने के चांसेस भी अपने रहते थे, ठीक है। तो पर कई बार क्या होता है कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बीच में प्रोजेक्ट अनवायबल हो गया, पूरा नहीं हो पाया, तो उससे भी बड़े प्रोजेक्ट्स में एनपीए बढ़ने के चांसेस रहते हैं। All PPPs they have long gestational period because of the time taken to negotiate contract, ठीक है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ही टाइम पे नहीं आ पा रहा। एंड डेवलप इंटरनल कैपेसिटी टू इफेक्टिवली फाइनेंस मैनेज एंड बिल्ड अ पर्टिकुलर इंफ्रा प्रोजेक्ट। मतलब हर स्टेप में शुरू से लेकर लास्ट में पहला तो देखो आइडेंटिफाई ही करो कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कौन कौन प्लेयर्स इसमें रहेंगे, कौन बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, इन बिटवीन अगर कुछ आता है तो कैसे अपने को इसको रीफॉर्मुलेटेड करना है। तो वो सारी चीज़ें होते होते बहुत टाइम हो जाता है। 10 साल का प्रोजेक्ट आपका 20-20 साल में भी कंप्लीट होते हैं, तब तक उसकी भी वायबिलिटी जा चुकी होती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी रहती हैं। कुछ जो अरेंजमेंट्स हैं इसको टाइमली इंश्योर करने के लिए, ताकि सक्सेसिव जनरेशन इसका बेनिफिट उठा सके, उनके जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो हमने क्या किया है, देखें, टाइमिंग एंड द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, मोर सर्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ विच बेटर वैल्यू ऑफ मनी कैन बी डिलीवर्ड। अगर आपने बता दिया कि 5, आप पेनल्टी लगा दो 5 साल का प्रोजेक्ट अगर कोई 5.5 में कर रहा है, ठीक है, या 6 में कर रहा है, 7 में कर रहा है, तो उतने ही ईयर्स में फिर अपना ज़्यादा पेनल्टी लगाएं ताकि वो टाइमली उसको कर सके। क्वालिटी मैनेजमेंट भी हमें देखनी है, ठीक है। फिर रिस्क शेयरिंग मॉडल, तो यहाँ पे क्या है कि भाई पब्लिक और प्राइवेट ने दोनों ने वो कर लिया है, इट इज़ मोर कॉम्प्रोहेंसिव एंड जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो आपके एड्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्राइवेट प्लेयर ही डूब जाता है, थोड़ा सा ट्रस्ट भी पीपीपी में अपना ज़्यादा बेटर रहता है। देन क्रिएटिंग ए इन्वेस्टर फ्रेंडली पीपीपी पॉलिसी एंड एनेबलिंग एडिक्वेट एनवायरनमेंट फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। गवर्नमेंट की तरफ से जो हर्डल्स हैं, रेड टेपिज्म है, वो नहीं आना चाहिए। या फिर अगर आपने इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है तो आपको पैसा बहुत सारा मिलेगा, पैसा मिलेगा, कैपिटल मिलेगी, आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो और जल्दी तरीके से इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे। फिर जैसे ब्रॉड इश्यूज हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, इनमें जो डिले होता है
तो जो प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट है वो काफी डिले हो जाती है। तो वी हैव टू कंसिडर डिसइंसेंटिव्स। इट इज कंसिडर्ड डिसइंसेंटिव फॉर द डेवलपर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो पीपीपी में थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को भी हम सोल्व करने की कोशिश कर ही रहे हैं। फिर जो भी ये प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं उससे कॉस्ट आपका ओवररन हो जाती है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस they already entered into pre-agreement with the government. They cannot change their project scheme to balance their over cost. इंडिपेंडेंस उतनी नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, लिटिगेशन बहुत सारे होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर मान लो कोई बेटर चीज आ गई उसको इंक्लूड करना है तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कई बार कम रहती है। ठीक है, तो इस पे अपने को काम करने की आवश्यकता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, ज़्यादा लोग आके यहाँ पे फिर और ज़्यादा करेंगे। एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू अनसर्टेनिटीज, जैसे हमने बात करी थी पॉलिसी अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी हो जाता है रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द लायबिलिटी रिमेन्स अनअकाउंटेबल एंड इट इज बोर्न बाय द कंज्यूमर और द फ्यूचर इन्वेस्टिंग कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो जिसने प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया, जो प्रोजेक्ट को कंज्यूम नहीं करने वाला था या लेटर करने वाला था, वही अब उसके एक्चुअल कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा देखने को। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, इट एम्फसाइजेस ऑन मूविंग पीपल इंस्टेड ऑफ मूविंग व्हीकल्स। डिस्कस क्रिटिकली द सक्सेस ऑफ द वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। अब ये पुरानी है, ज्यादा नहीं देखेंगे, मोटा मोटा बात करेंगे कि कोई भी पॉलिसी देके उसके जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है उसके कंटेक्स्ट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देखो ये जो पॉलिसी वो 2006 में आपकी लॉन्च हुई थी, रिवाइज हुई थी 2014 में, तभी ये क्वेश्चन उसके आसपास ही बना था। इट एम्स टू प्रोवाइड बेटर मोबिलिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी बाय फोकसिंग ऑन द पीपल मोबिलिटी एंड नॉट ऑन द व्हीकल मोबिलिटी। क्योंकि व्हीकल क्या हो रहा है कि पर्सनल व्हीकल हमारे बढ़ते जा रहे हैं, व्हीकल मोबिलिटी पे हम फोकस कर, पीपल मोबिलिटी इज मोर अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो हम फोकस करेंगे, जैसे कि मेट्रो, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आपका हो गया। ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमारी आपके जैसे साइकिल है, इन सबको प्रमोट करना फॉर शॉर्ट टर्म आपके जो रहते हैं उनके लिए। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या हुआ था इस पॉलिसी में, इट राइटली रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज इन द वे द कंट्री इन्वेस्टेड इन अर्बन ट्रांसपोर्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इन द सिटी। अब इसको लिंक कैसे करोगे, कैसे लाइफ से ये लिंक है, जैसे ट्रांसपोर्ट जितना कंजेस्टेड होगा, ठीक है, उतना ही एक तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, उतना ही पोल्यूशन ज्यादा होगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ पे भी इशू हमारे आएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी गड़बड़ हो जाती है। टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ से मिलता है। तो ये दिक्कत अपनी सारी की सारी हो जाती है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि थोड़ा सा स्मूथ अपना ट्रांजिशन हो सके। ठीक है, पॉलिसी जो है इट एनवेल्सेस एन अर्बन मोबिलिटी फ्रेमवर्क contextual suited to the geographical, social and the economical need of our country and the citizen। अब देखो मान लो जयपुर है, उसका अपना डिफरेंट रहेगा, अहमदाबाद है उसका अपना डिफरेंट रहेगा, दिल्ली है उसका अपना डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब पोर्ट टैक्सीज है, ऐसा नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर है, जयपुर में मेट्रो शुरू करी बट मेट्रो को लोग उतना यूज नहीं कर रहे अभी। ठीक है, वो काइंड ऑफ फेलियर सा हो गया, वहां नुकसान में चल रहा है। तो आपको पहले से ही पूरा डाटा एनालिसिस करके रखना चाहिए, जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कितना वायबल रहेगा, कितना यूज करेंगे। तो ये है, so its vision to make our cities more livable in the world and enable them to become engines of economical growth। ऐसा ही करना चाहते, जैसे कि एग्जांपल अपने ऊपर देखे वैसे the concept of bus rapid transit system, it is gaining acceptance on the mean to scale up mass transit in the cities। it attempts to receive dedicated lanes for the public transport, not meet expected success especially in the Delhi, क्योंकि यहाँ तो स्पेस ही कम है, बट अहमदाबाद में इट हैज बीन अ सक्सेस, अच्छा काम कर रहा है। जयपुर में भी काफी लेन्स आपकी काम कर रही है। तो ये सब गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग पीपल टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट अपार्ट फ्रॉम द 2 और द 3 सिटीज जो ये सिस्टम है वेरी वेरी डिस्करेजिंग। ठीक है, दिल्ली में हम कह सकते हैं काफी ठीक है, ठीक है, मुंबई में भी ठीक है, कलकत्ता में भी ठीक है, हाँ चेन्नई में भी अच्छा है, मेट्रोज में ठीक ठाक है, हैदराबाद में अच्छा है, बेंगलुरु में ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा सा और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटेड सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद GEF, वर्ल्ड बैंक एंड UNDP। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और अब अगर अपन बात करें सक्सेस ऑफ सच इनिशिएटिव, लोगों का पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन तो चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजी जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दो दिल्ली का,
हाँ, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था जैसे आसपास का जो एनसीआर का रीजन है उनका कैसे लिंक किया जा सकता है, क्योंकि काफी लोग वहां से यहाँ पे काम करने आते हैं। मेट्रो से तो आपने लिंक किया, अब बस से भी लिंक करो। ठीक है, वन कार्ड की हम बात कर रहे हैं कि एक ही कार्ड एनसीआर की बस में भी दिल्ली की बस में भी चल जाए तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। मास ट्रांजिट रैपिड system implemented in various metropolitan, it requires huge cost and technical expertise to run, so it is limited to some selected metro cities only। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, वायबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लगता है। अब अगर मान लो लोग उतना यूज ना करें, सब लोग व्हीकल ही ले आए, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। FDI in defense sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defense and the economy in the short and the long run? अब आज के टाइम पे पिछले 5 साल में ही आई थिंक मोर देन 5 टाइम्स आपके एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो करे हैं, क्योंकि हमने इसको ओपन किया 26% के आसपास चल ही रहे। इंडिया के प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ रहे हैं। एफडीआई में तो फॉरेन तो चल ही रहा है, साथ साथ प्राइवेट इंडिया के भी आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है डिफेंस में? देखो, एक तो हमारी खुद की होम कंट्री के लिए बेनिफिट है, हम और ज्यादा कैपेबल बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे। इंडिया का जो इंपोर्ट कर रहे हैं डिफेंसेस को, उसका जो बिल है वो भी हमारा कम होगा, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, बट और फिर सेकंड, हाँ सेकंड क्या है, दूसरी जो कंट्रीज हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल करेंगे, यानी एक्सपोर्ट से हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो खुद के जैसे टेक्नोलॉजी है वो भी और ज्यादा डेवलप होगी। पैसा आएगा तो डेफिनेटली आर&डी भी हमारा बढ़ेगा, और आर&डी बढ़ेगा तो और हम कर पाएंगे। और जो आज की फ्यूचर वारफेयर्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं स्पेस, रोबोटिक आर्मी, ठीक है, या फिर साइबर वारफेयर, तो इंडिया क्या है कि इसमें भी इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब ये तो पुराना है, जैसे कि एक तो जो हमारा पुअर इंडस्ट्रियल बेस ही था, इसमें भी है डिफेंस इक्विपमेंट में भी इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ these equipments from other countries. We were the second largest. ठीक है, so India has emerged one of the largest arm equipment importer। ये अभी तो हम एक्सपोर्ट भी कर ही रहे। मेजर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पुअर डिफेंस इज इंडस्ट्री के लिए स्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं इन दिस सेक्टर। आप देखो, गवर्नमेंट ने लिबरलाइज करी थी डिफेंस सेक्टर में विद 49% इन इन्वेस्टमेंट रूट अंडर डायरेक्ट रूट एंड 100% allowed in special cases where sensitive technology would be brought in। तो गवर्नमेंट इसको लिबरलाइज तो कर ही रही थी। एक बार वो 26% वाला देख लेना। ठीक है, हाँ प्लीज, थोड़ा सा कई बार फैक्ट्स क्या होता है कि थोड़ा टाइम हो जाता है पढ़े हुए, तो जो याद आता है आई जस्ट ट्राई टू से, बट अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो मैं मतलब ड्यूरिंग द लेक्चर या कमेंट सेक्शन में उसको डाल दूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। नाउ इससे होगा क्या, देखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर हम एफडीआई को लेके आ रहे हैं तो इट विल इंश्योर परचेज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन एंड कैन ऑब्टेन स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाया, ठीक है, S-400 हमने लिए रशिया से, ऐसे ही यूएसए से अपन ने लिए। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स लिए और ये सब तो ये चलेगा। फॉरेन जो डिफेंस यूनिट्स हैं इन इंडिया, दे विल स्ट्रेंथन द इंडियन रुपी बाय सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगा तो डेफिनेटली जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी, रुपी हमारा स्ट्रेंथन होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ेंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम खुद का भी और दूसरी जगह एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। अगर रीजनल लीडरशिप की बात करें, अगर आप डिफेंस में अच्छे से, मिलिट्री अच्छा है, तभी तो आपकी लीडरशिप की बातें आएंगी। Eased FDI जो policy, it will attract more foreign and the domestic investors, which bring much needed capital for the sector. It will boost the morale and modernizes Indian military economy in the international trade. But there is a concern कि जैसे यूएसए की इकोनॉमी है, मिलिट्री इकोनॉमी, ठीक है, क्या इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि धीरे धीरे लिबरलाइज करते करते मैन्युफैक्चरिंग में ही अपन करने लग, हमारी भी इकोनॉमी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए। बट इंडिया की केस में वैसा होने वाला है नहीं, हमारा बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देखिए लॉन्ग टर्म क्या रहेगा, गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी क्रिएट कर पाएगा, जीडीपी आपकी डेफिनेटली ग्रो करेगी। आप रिसेंट वाला 5 ईयर और एक्सपोर्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो दे सकते हैं। ब्रिंगिंग एफडीआई, गवर्नमेंट क्रिएट अ कम्पिटिटिव एटमोसफेयर
for DRDO and its agencies, which pushed towards bringing path breaking products. ठीक है, और ज़्यादा अच्छे रहेंगे, R&D ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो ये सारे के सारे अपने प्रोसेस हैं। ठीक है, ये है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्या कह रहा है, साइंटिफिक रिसर्च in Indian university is declining because a career in the science is not as attractive as are the business profession, engineering, administration, and universities are becoming consumer oriented. Critically comment, यानी साइंटिफिक रिसर्च के बजाय जो आप कंज्यूम कर रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस चल रहा है। हेल्थ और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें भी जो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, बट क्या है कि ज़्यादातर हम, क्योंकि पैसा कहाँ है, बिजनेस में, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशंस, तो ज़्यादा फोकस इन्हीं पे ही है, कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो ये अपने को देखना पड़ेगा। आप इसमें ये फैक्ट बता सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर पब्लिकली हम देखते हैं तो हम अपनी जीडीपी का लेस देन 1% पब्लिक एक्सपेंडिचर है, नॉट लाइक गवर्नमेंट, पब्लिक प्लस प्राइवेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर लेस देन 1% ऑफ जीडीपी है R&D में। चाइना का आप देखेंगे तो 5% है। ठीक है, हमारे यहाँ पे पेपर्स उतने नहीं छपते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एप्लीकेशन उतने नहीं आते, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट स्टिल कंपेयरिंग टू द यूएसए एंड चाइना हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या है? पहला तो देखिए, एब्सेंस ऑफ रिसर्च बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया हैज पुट इंडियन एजुकेशन वे बिहाइंड अदर यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको सब्जेक्ट में भी रिसर्च करनी पड़ेगी, इकोनॉमी, सोशल साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तभी तो आप इनमें ग्रो कर पाएंगे और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सोशो कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम इनइफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, दे आर रीजन फॉर सच ए ग्रिम सोशल सिचुएशन। हम मान लो अपने बच्चे के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखना चाहते हैं, बच्चे को साइंटिस्ट कौन बनाना चाहता है? साइंटिस्ट तो कोई अपनी इच्छा से ही बनता है। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड in the fact that not even 1% of the student pursuing higher education opt for research oriented course. Again, क्योंकि we think like हम एक तो वो inculcate ही नहीं कर पाए वो spirit कि भाई ऐसा भी है, ये भी है, यहाँ पे भी है। तो जिनमें जिज्ञासा नहीं होती वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में या फिर हमें क्या लगता है कि जॉब्स आर बेटर ऑप्शन आउट। ठीक है, तो ऑल्सो इंडियन स्टूडेंट्स के पास वेरी फ्यू ऑप्शंस टू परस्यू कैरियर इन रिसर्च, हमारे यहाँ पे ही नहीं है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रोवाइड नहीं हो रही, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही, लुक्रेटिव नहीं है, इनको भी और लुक्रेटिव बनाओ, पैसे वैसे अच्छा दो तो डेफिनेटली लोग आएंगे। दिस इंडिकेट्स अ डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क which not created enough incentives and recognition for the institution to provide research oriented course। तो ये हमें देने की आवश्यकता है। ठीक है, मान लो कोई यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली इन पे काम कर रही है तो उसको पैसे दो। IITs IIMs हैं, वहाँ पे ज़्यादा पैसे जाते हैं कंपैरेटिवली, तो इससे क्या होगा, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी ज़्यादा ग्रो करेगा। ऐसे ही डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया, इट इज कंसिस्ट मेनली ऑफ मिडिल क्लास फॉर हुम इमीडिएट लाइवलीहुड, गुड कैरियर अपॉर्चुनिटीज मोर इंपॉर्टेंट दैन रिसर्च इनोवेशन में एक कैरियर। ठीक है, क्योंकि फैमिली का बाहर भी होता है, लोन भी होता है, ये सब चीज़ें। मेन रीजन क्या है वाई इंडियन आर नॉट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज में 10 लाख एप्लीकेशन आती हैं, क्या रिसर्च के लिए आती है? नो। The government and the big universities, they are not able to promote science among the students community in the country। ये तो शुरू से ही गड़बड़ चल रहा है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन की भी बात करो, क्या पेरेंट्स वो इनकलकेट कर पा रहे हैं? कम ही कर पा रहे हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच पीपल लार्जली अनअवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च एंड इट्स कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशंस ग्रोथ। आजकल जैसे होम स्कूलिंग चल रहा है, काफ़ी जो अवेयर पेरेंट्स हैं दे थिंक कि होम स्कूलिंग इज अ बेटर ऑप्शन, अब दूसरे तरीके से बच्चों को इंटरेक्ट करवाओ और ये सब वो सब। ठीक है, तो ये सब अपना रहेगा। ये हो गया हमारा इंडिया के R&D के कंटेक्स्ट में। अगला हमारा शुरू हो रहा है साइंस एंड टेक। देखिए 11th क्वेश्चन में ये जो है, अब आपके साइंस एंड टेक के टॉपिक जो है वो शुरू हो रहे हैं। बेसिकली इसमें आपसे जो हमारा ड्रग रेजिस्टेंस है वो भी आपका टॉपिक है, उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि कैन ओवर यूज एंड द फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ द एंटीबायोटिक विदाउट प्रेस्क्रिप्शन बी कंट्रीब्यूटिंग टू द इमरजेंस ऑफ drug resistance in the India? What are the available mechanism for monitoring and control? Discuss critically the various issues involved। अब जैसे यहाँ पे हमेशा स्टेक होल्डर अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। डॉक्टर एक स्टेक होल्डर है, फार्मासिस्ट एक स्टेक होल्डर है, पेशेंट
एज अ कंज्यूमर एक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक स्टेक होल्डर हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल आपका एक स्टेक होल्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आप अगर लग के चलेंगे तो चलेगा, ठीक है। या फिर एक हमारा हॉस्पिटल्स भी इसमें आ जाते हैं कि व्हाट आर द अदर रीजंस जिसकी वजह से हमारा ये ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, पहले आप इसके बारे में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई फैक्ट पता है कि हाँ इंडिया इज वन ऑफ द मतलब लार्जेस्ट जो ड्रग रेजिस्टेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली टीबी के केस में भी आपने देखा होगा, तो वो इंडिया एक मतलब मेजर कंट्री है। तो एंड अब जैसे यहाँ पे तो एंटीबायोटिक के बारे में बता रखा है कि इट इज एन केमिकल एजेंट जो आपका इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स एंड फ्रीक्वेंट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाता है हमारा ड्रग रेजिस्टेंस आ जाता है। और ये फ्यूचर में आपके मतलब जो भी आप एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे वो उसके खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे। रेजिस्टेंस से ही नाम हो गया एंटीबायोटिक। तो जो हम बायोटिक जो हमारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं फंगस है उनके अगेंस्ट जो ड्रग्स डाल रहे हैं वो एंटीबायोटिक होती हैं, उनके ही खिलाफ अगर रेजिस्टेंस हो गया तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम पे भी देखा गया था, रेजिस्टेंस स्ट्रेन आपके और डेवलप होने लग जाते हैं, वो और ज्यादा डेंजरस है। एग्जाम्पल कोरोना टीबी का आप दे सकते हैं। तो मेजर फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जितने भी स्टेक होल्डर थे उसी के हिसाब से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, अनअवेयर होते हैं दवाइयों के कारण। तो यहाँ पे ओवर द काउंटर जो आपको मिलती हैं तो वो गड़बड़ कर देती हैं, ठीक है। अब होता क्या है 5 दिन की जहाँ पे आपको दवाई लेनी है, आप एक दिन ली, थोड़े से ठीक हुए, बंद कर दी, 3 दिन की दवाई है 2 दिन ली, तो उससे क्या है कि धीरे 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 कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड रीजन, आपका मेडिसिन बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे आप अगर यूरोपियन या यूएसए देखेंगे वहां पे ऐसे मेडिसिन नहीं मिलती, ठीक है, ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ही आपको मिलता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है पोल्ट्री एंड द कैटल इंडस्ट्री, वहां पे भी एंटीबायोटिक्स यूज करे जाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो भी हमारे अंदर फिर ड्रग रेजिस्टेंस करेंगे ही करेंगे। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा जूनोटिक डिजीज के बारे में, जैसे कोरोना भी उसी में ही था, तो वो एनिमल से ह्यूमंस में आते हैं तो वो भी करेंगे। इंडिया में कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे एक्सडीआर टीबी, एमडीआर टीबी, ठीक है, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। सो दिस फिनोमिना इज फ्राइटनिंग बिकॉज ये बैक्टीरिया जो है दे कॉज इन्फेक्शन so difficult to treat resulting in the patient suffering from untreatable infection, यानी पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शन से ही पेशेंट की डेथ होने के चांसेस आपके हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म्स अवेलेबल, देखिए पहला तो एडवर्टाइजमेंट को लेके गवर्नमेंट ने इसमें भी कहा है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आए हैं फॉर अवेयरिंग द पीपल, strict enforcement of the policies that prohibit selling of the medicine without prescription। तो ये कॉमन चीजें हैं, पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इंस्पेक्शन करो, मॉनिटरिंग करो, पेनल्टीज लगाओ, ठीक है। तो ये सारा का सारा रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द एंटीबायोटिक्स इजिली अवेलेबल, यस, मेंटेनिंग हाइजीनिक कंडीशन इन द कंट्री, इट इज अ वेलकम स्टेप, ताकि फर्स्ट इंस्टेंस डिजीज ही आपकी सप्लाई ना हो, यानी प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव दोनों ही एस्पेक्ट अपने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक वेरियस जो लाइव स्टॉक फार्म्स हैं, हॉस्पिटल यूनिट्स हैं, शुड बी मॉनिटर केयरफुली सो दैट ओवर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक कैन बी कंट्रोल्ड, यस, ये भी अपना रहेगा। अलाइनिंग विद द WHO इन यूजिंग एडवांस एंटीबायोटिक डेवलप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट जो कि अफेक्टेड होते हैं विद द ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज। तो आप वहां पे WHO की जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करें, या फिर जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग के बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, जो आपका इन चीजों को रेगुलेट और मॉनिटर करता है। तो ये एक ओवरऑल अपना मतलब इस तरीके से आपको एड्रेस करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अज्यूम सिग्निफिकेंस एंड आर अ सोर्स ऑफ लिटिगेशन ब्रॉडली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टर्म। अब आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज अ बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन, इनके बारे में बताओ और ऐसा क्यों होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिंपली क्या होता है, इंटेलेक्ट यानी आपके ब्रेन से जो चीजें डेवलप होती है, दैट इज मतलब अब वो क्या है कि फिजिकल चीज नहीं है, ठीक है। आपने सोचा R&D करी, देखा, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपने डेवलप किया। तो यहाँ पे जैसे कॉपीराइट की चीजें होती हैं, या आपने मान लो कोई लिटरेरी वर्क डेवलप किया, कोई पोएम लिखी, कोई चीज बनाई, ठीक है, तो वो आपका लिटरेरी में आ जाता है, तो वो आपका कॉपीराइट की कंटेक्स्ट में आ जाता है। पेटेंट्स क्या है, मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो काफी यूजफुल है काफी कंज्यूमर्स के लिए भी, और वो तो मैं उसको पेटेंट करा लेता हूँ, फिर उसका फायदा उठा लेता हूँ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। ऐसे ही ट्रेड सीक्रेट है, जैसे कि हम बात करते हैं कोको कोला, MDH मसाले और ये सब वो सब, तो वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, उस ट्रेड सीक्रेट को कोई दूसरा ऐसे ही यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारे के सारे रहेंगे। नाउ
इनके बारे में आप बता सकते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, कौन कौन सा एक्ट इनको गवर्न कर रहा है इसके बारे में आप बता सकते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और हाँ, हमारा यहाँ पे जैसे WTO के अंदर जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कंट्रोल करने का ट्रिप्स जो हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है, इसी के कंटेक्स्ट में आपका रहता है, तो यही रहेगा। तो दीज आर द लीगल राइट्स, मेरे पास एक लीगल अधिकार है टू प्रोटेक्ट अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो आपका पेटेंट राइट हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या रहेगा, बेसिकली फॉर एन author, composer, playwright, publisher, distributor for exclusive publication, production and the sale and the distribution of literary, musical, dramatic work हो सकता है, ये है कॉपीराइट। पेटेंट क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है फॉर द प्रोडक्शन। जैसे हमने नोवार्टिस ग्लेविक के केस में देखा था, तो वहां पे क्या होता है कि आपने मान लो R&D में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, नाउ यू वांट टू कैश इन, तो आपको वो अधिकार यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसी का इसमें है, तो ये आपको कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड तक के लिए आपका दिया जाता है, जैसे 20 ईयर्स। उसके बाद कंपलसरी लाइसेंसिंग में हमारा आ जाता है। फिर हमने देखा था कि एवरग्रीनिंग जो है, पेटेंट एवरग्रीनिंग, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि कोई ऐसा ना हो कि उसको भी मिसयूज करे। तो ये होते हैं, इससे क्या होता है, प्रॉफिट आपको मिलता है अपने इन्वेंशन से, प्रोडक्ट से, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। पेटेंट ऑल्सो ग्रांट राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉपिंग द इन्वेंशन, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट, it is also a form of intellectual property, refers to non-patented process, mechanism or formula. It is known only to the owner that used in producing something commercial value। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया था, कोका कोला, MDH, इनकी बातें भी चल रही होती हैं। इन अदर वर्ड, ट्रेड सीक्रेट इज अ बिजनेस प्रोसेस एंड नॉट ए पेटेंटेबल इन्वेंशन। ये कोई इन्वेंशन नहीं है, एक प्रोसेस है। मान लो 5 इंग्रेडिएंट्स को मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में बना, अब वो 5 इंग्रेडिएंट्स सबके पास हैं, वो कोई भी क्वांटिटी में बना के वहां तक पहुंच सकता है, बट मेरा प्रिवेंट रहेगा, मैं किसी को ना ही बताऊं तो वो रहेगा, ठीक है। मेजर इशू क्या है, जैसे IPR को हम लिंक करते हैं इनोवेशन, डेवलपमेंट, R&D से। अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो आप उसको यूज करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रॉफिट यानी पैसे कमा सकते हो, पैसा इज एन इंसेंटिव, रिवार्ड इन इटसेल्फ। अब आप उससे अपना लाइफस्टाइल और अपने घर परिवार का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कंपनी बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो वो आपको और इंसेंटिव देगा कि यार और R&D में लगाएं और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया में, अब हम जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी हमारी आई है, तो वो आपसे पूछी जा सकती है, उसकी एक ट्रिक है, ठीक है। सलच मैंने बनाई थी कि भाई स्टिमुलेट करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने को, ठीक है, अवेयरनेस फैलानी है, हेल्प और लीगल राइट्स अपने को इनको प्रोवाइड कराने हैं। उसमें लिटिगेशन भी बहुत सारे होते रहते हैं, ठीक है, कोई कहता है मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई कहता है मेरा है, तो इसलिए रजिस्टर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, कंज्यूमर सेंट्रिक अपने को देखना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स इस कंटेक्स्ट में भी अपने को और ज्यादा डेवलप करने की जरूरी है। ये इसके प्रोविजंस हैं जिनके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं लेटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शुड द परस्यूट फॉर कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट mechanism set up under UNFCCC be maintained even though there has been a massive slide in the value of the carbon credit? Discuss with respect to India's energy need for the economical growth। देखो बेसिकली कार्बन क्रेडिट, मान लो 1 टन का हमने एक कार्बन क्रेडिट आपका दिया, अब एक कार्बन क्रेडिट जो हमारा है उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लो किसी ने ज्यादा फ्यूल एमिशन किया, एक ने कम किया, आपस में कर सकते हैं। अब जिसने कम किया उसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो फिर से उसको री इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए तो फायदा ही है। तो इससे क्या होता है कि इट इंसेंटिवाइज यू टू इन्वेस्ट मोर इन अगेन R&D एंड ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करने में जहां पे पोल्यूशन कम से कम रहे, यही हम चाहते भी हैं, ताकि एक क्लीन एयर रहे, क्लीन पोल्यूशन अपना कम से कम हो। इंडिया के कंटेक्स्ट में, जैसे इंडिया में मोर देन 60% हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कोल के थ्रू, फिर हमारा नेचुरल गैस और ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा पोल्यूशन काफी हाई रहता है। इंडिया की टॉप अगर अब 30 कंट्रीज भी देखें तो उसमें 17-18 तो हमारे इंडिया की ही है, तो वो भी एक मेजर कंसर्न है। तो हमारी एनर्जी नीड्स के हिसाब से हमें कार्बन क्रेडिट हेल्प भी कर सकता है, बट ऑन द अदर हैंड हेल्प कैसे करेगा, जो अच्छे यूज कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, इंसेंटिवाइज रहेंगे। बट फिर जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की हम बात करते हैं कि पॉल्यूशन तो कर लो बट पे कर लो, तो क्योंकि अभी भी चीप है, पे करने के बाद भी आपका प्रोडक्ट चीप है, ठीक है। मान लो मैंने कोल से एनर्जी जनरेट करी, मुझे पड़ी 1 रुपीज पर यूनिट, सोलर से करी पड़ी 3 रुपीज पर यूनिट, मैंने कार्बन क्रेडिट के पैसे भी दे दिए तब भी मुझे 2 रुपीज पर यूनिट पड़ रही है, यानी 1 रुपए का तो फायदा मुझे अभी भी हो रहा है। तो मैं क्यों जाऊंगा, मैं अपना कार्बन क्रेडिट दे के ना काम चला लूं, तो ये इंसेंटिवाइज भी करेगा। तो दोनों तरीके से काम करता है।
देर आर ऑलवेज टू साइड, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा एक ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि दीज आर लाइक 1 कार्बन क्रेडिट फॉर एवरी टन आपका इशू करा जाता है एमिशन द प्रोडक्ट अवॉइड जो करता है फॉर अर्निंग companies to register their product with the UNFCCC. Now value of carbon credit is declining. क्यों? यहाँ पे जैसे अनदर फैक्टर ऑफ द प्राइस डिप्रेशन, ग्लोबल जो रिसेशन हमारा चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन जो आपका कम हो रहा है, इसीलिए ये कम होता जा रहा है। देयरफॉर रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी अपना देखने को मिल रहा है, ठीक है, पहले से थोड़ा थोड़ा सा पर कैपिटा के कंटेक्स्ट में कम होता जा रहा है। तो सेटिंग अप Clean Development Mechanism project served the purpose of controlling the rise in the global temperature resulting in global warming. Clean development यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्लीन आपका एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो भी अपन ने काम करना शुरू किया। ऐसे ही इकोनॉमिकल डाउनटर्न है, ये वैसे तो इसको बढ़ा देता है, बट जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तब फिर आपके बढ़ जाएंगे। इससे भी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो प्राइसेस हैं दे फेल अनएक्सपेक्टेडली and there are still several companies they fail to monetize on these credits even when the prices were rolling around. ये पुरानी चीजें छोड़ो, इसको slowing demand, falling prices, ठीक है, इसकी वजह से भी गड़बड़ हो रही है। तो ये है Kyoto Protocol not materialized with any agreement has hurt the market also, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी चीजें, सेकंड चीज जो हम एनर्जी क्रेडिट के नीड के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, उसके बारे में ज्यादा अपने को देखना है, वो ज्यादा रेलेवेंट है। कैसे? इंडिया जो है इट इज अ मेजर सेलर ऑफ कार्बन क्रेडिट टू द अदर कंट्री, क्योंकि पर कैपिटा एमिशन हमारा फिर भी कम है। आफ्टर द डिक्लाइन इन द प्राइसेस, इंडियन कंपनीज जो होल्ड कर रही थी क्रेडिट को एंड वेटिंग फॉर द डिमांड टू गो अप, कि प्राइसेस फिर से बढ़ेंगे तो उनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द एनर्जी इन द कंट्री, इंडिया इज पुटिंग ऑन सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन द एनर्जी एफिशिएंसी। तो उसकी वजह से भी कंटिन्यूड परस्यूट ऑफ द कार्बन क्रेडिट वेरी नेगेटिव इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एनर्जी नीड्स। तो अब आप कार्बन क्रेडिट पे फोकस ना करके एनर्जी एफिशिएंसी और जो दूसरी डाइवर्स हमारी एनर्जीज हैं उन पे भी अपन फोकस कर रहे हैं नीड्स के लिए। इंडिया में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने पावर प्लांट्स में भी कर रखी है। ऑल्सो कंप्लीट ऑफ फ्रॉम कार्बन क्रेडिट पॉलिसी, it is harmful for India as in that case India might have to face prevalent uproar in the global community over climate change. तो ये तो वैसे कह रहा है कि मान लो अगर इंडिया इसको बंद ही कर दे तो दूसरे लोग आपको वो करने लग जाएंगे, बट अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, यूएसए ने विड्रॉ किया था, ठीक है, 2-3 साल पहले। तो इंडिया तो एज अ लीडिंग, ये पुराना हो गया, इंडिया एज अ लीडर इन क्लाइमेट डिप्लोमेसी, क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी हमारा 40% के आसपास जा चुका है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली अबैंडनिंग कार्बन क्रेडिट, इंडिया शुड मॉडरेट इट्स पॉलिसी एज पर ग्लोबल डिमांड एज वेल एज डोमेस्टिक एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये एक बैलेंस का कंक्लूजन होता है बाहर की, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से कर लेना चाहिए, और ये सब कंप्लीटली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बट इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कि हाँ इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर देना है, सो यू कैन गिव दैट आर्गुमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, drought has been recognized as a disaster in the view of its spatial expanse, धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, temporal duration over the years जो increase हो रहा है, slow onset धीरे धीरे, lasting effect on the vulnerable section जैसे desertification अपना बढ़ रहा है उसी के context, with a focus on the September 2010 guideline for the NDMA, discuss the mechanism for the preparedness to deal with the likely El Nino and the La Nina fallout in the India। पहले तो El Nino, ला लीना, एनसो जो इवेंट्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। हर 6-7 साल में आपके आते रहते हैं, अब थोड़े से ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गए हैं। एल नीनो के टाइम पे थोड़ा सा हमारा जो इंडिया में मानसून जो है वो कम्प्लीटली थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है। ला नीना के टाइम पे हमारा ड्रॉट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में IMD की NDMA की जो गाइडलाइन है, देखिए NDMA की गाइडलाइन आपके जो भी 6-7 पॉपुलर जो डिजास्टर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, अर्बन फ्लड, ठीक है, न्यूक्लियर डिजास्टर। तो ये सारे के सारे हमारे तैयार होने चाहिए कि NDMA क्या कह रहा है। आप उसके वेबसाइट पे जाएं, इनको देख ले, आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए वैसे तो अलग अलग काइंड की हमारे पास ड्रॉट रहती है, मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, डेल्ट विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। IMD जो है वो डिफाइन करता है ड्रॉट इन एनी एरिया जहाँ पे रेनफॉल डेफिशिएंसी इज मोर देन 26% ऑफ द लॉन्ग टर्म नॉर्मल। मान लो लंबे टाइम पीरियड तक आपके 100 सेंटीमीटर होती थी, पर अगर आपकी 74 या उससे कम हो गई है सेंटीमीटर पर ईयर,
तो आप उसको ड्रोट की कैटेगरी में डाल देंगे। ड्रोट से नुकसान क्या है, एक तो पीने का ड्रिंकिंग वाटर आपके पास कम हो जाएगा, हमारा जो लाइवलीहुड है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में पानी जो यूज हो रहा है वो भी आप नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपका पड़ता है, ठीक है। ये सारे के सारे रहेंगे। पॉल्यूटेड वाटर तो ऑलरेडी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब ये रहेगा तो उसी, ये सारा का सारा लिंक्ड है। उतना ही प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो दूसरे भी सेक्टर्स पे इमीडिएट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। ये सारा रहेगा ना। व्हाट इज द इम्पैक्ट, देखिए यही बातें हो रही हैं, खुद भी सोच सकते हैं। वाटर टेबल कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, प्लांट कवर कम हो जाएगा, तो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में भी माइग्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। बट अर्बन एरियाज में भी कई बार ड्रॉट देखने को मिल जाती है, पानी की अवेलेबिलिटी वहां पे भी कम होती है। इससे आपका डिस्ट्रप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ बोथ एनिमल एंड द ह्यूमन, स्पेशली आपका फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स आर द मोस्ट डिपेंडेंट ऑन वाटर। 80% ऑफ योर वाटर जो नीड्स हैं वो कहाँ से आ रही है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से। So the people dependent on the agriculture and the allied, they are the worst affected. Now, what are the NDMA guidelines? देखिए, these guidelines are expected to minimize the drought hazards and the component. पहली क्या है, first you have to establish of India Drought Management Center, इंडिया लेवल पे, ताकि ये इसको मॉनिटर कर सके, इवेलुएट कर सके, ये सब हो सब, ठीक है। फिर एक मैपिंग की बात हर जगह करी जाती है कि मैप बनाओ जिससे कि वल्नरेबिलिटी का हमें पता चले, कौन सा एरिया ज्यादा वल्नरेबल है, कौन सा कम वल्नरेबल है, कहाँ पे ज्यादा एरिया आप पे अपने को फोकस करने की आवश्यकता है, उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। मैप आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास अथॉरिटी स्ट्रक्चर भी है, एनडीए में है, एसडीए में है, डीडीए में है, वो सारा का सारा इसको देख लेंगे, उन्हीं को ये काम मिल जाता है। सेकंड, देखो जैसे यहाँ पे नेशनल है, वैसे ही स्टेट लेवल पे आप ड्रोट मॉनिटरिंग सेल्स भी बनाए, ठीक है। एक दूसरे को रिपोर्ट करते रहेंगे, देखते रहेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ड्रोट वल्नरेबिलिटी मैप्स आ गए, जैसे अपन बात कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। emphasis on watershed development approach, integration of ground based information with the space based information। अभी जैसे अगर अपन देखें ग्राउंड वाटर, जो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन है, उसको भी आपका सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ आई थिंक मर्ज किया गया था, तो वो भी है कि इसको हम एक यूनिट देखें, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, रेदर देन कंपार्टमेंटलाइज करके, जैसे कि रोड, रेलवे, एविएशन को एक अपन ने देखा, तो वो। फोर्थ इन्होंने बोला, फिफ्थ कि यूज करो आप रिमोट सेंसिंग को टू डिटरमाइन क्रॉप हेल्थ, पता चलेगा कितना ड्रोट का इम्पैक्ट आया है। वाटर सप्लाई ऑगमेंटेशन एंड द कंजर्वेशन, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या हम बात करते हैं ट्रेडिशनल जोहड़, ठीक है, नीर या पानी जहां पे कलेक्ट करता है, उसके लिए आप एक्सपेंड करो इरिगेशन फैसिलिटी को, ताकि जैसे मान लो रेन फेड कल्टीवेशन पे जो डिपेंडेंट है उन पे इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी, तो डेफिनेटली जो सेकेंडरी इम्पैक्ट, ठीक है, पानी नहीं आया तो उसकी वजह से फार्मर्स को जो नुकसान होने वाला है उसको अपन मिनिमाइज कर सके। अदर देन दैट, ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन लिंक्स मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड टू एंश्योर सप्लाई ऑफ फूड एंड अदर कम्युनिटीज ड्यूरिंग ड्रॉट सिचुएशन, ताकि एक सप्लाई चेन जो है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। सक्सेसफुल ड्रॉट मैनेजमेंट रिक्वायर्स कम्युनिटी अवेयरनेस ऑल्सो ऑन द मिटिगेशन स्ट्रेटजी। देखो, कम्युनिटी अवेयरनेस इज अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी, जो भी मैनेजमेंट रहेगा आपका डिजास्टर का, उसका रहेगा, ठीक है। इट इज नॉट ओनली अबाउट ड्रॉट। इंश्योरेंस स्कीम भी आप लेके आ सकते हैं फॉर द फार्मर, इट कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, तो ये तो औरों में भी आ सकती है, ठीक है। ये कॉमन चीजें रहेंगी, आप दूसरों में भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि एनडीएमए की एग्जैक्ट गाइडलाइंस क्या है, कई बार हमें नहीं पता होता तो खुद से बना के एनडीएमए गाइडलाइंस लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्या है, बट फिर भी 2-3 अगर ऊपर वाली पता हो तो बेटर है, यानी 4 याद कर लो, 3 याद कर लो, बाकी लिख देना, ठीक है। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 15, environmental impact assessment studies are increasingly undertaken before a project is cleared by the government. So discuss the environmental impact of a coal fire thermal plant located at coal pit head। अब देखो ये लाइन देके आपसे पूछा क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब इसमें सॉल्यूशन भी थोड़े से आप बात करेंगे कि दीज आर द इम्पैक्ट एंड दीज कैन बी द सॉल्यूशंस, ठीक है। नाउ ईआईए के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हो ब्रीफ में कि ईआईए बेसिकली आपका स्क्रीन करता है, स्कोप करता है, ठीक है, फिर बताता है कि एक प्रोजेक्ट को करना है, नहीं करना है, ये सब। तो यूएनईपी इट डिफेंस ईआईए एज एन असेसमेंट, आपका पॉजिटिव भी, नेगेटिव, सारे के सारे इम्पैक्ट, सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, जो भी इम्पैक्ट एक प्रोजेक्ट का। फॉर एग्जांपल, मैं एक कोल प्लांट, क्योंकि यहाँ पे कोल के बारे में बात करी जा रही है, उसकी वजह से वहां की सोयल पे, फॉरेस्ट पे, लैंड पे, एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, ठीक है, ओवरऑल क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या वो उतना बेरेबल है, तो वो सब अपना रहेगा, ठीक है। तो ये अपने को देखना होता है, ये अपने किया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया।
that proposed projects may have on environmental consisting of environmental, social and the economical cost. Now EIA makes इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिसी मेकर जस्टिफाई द डिसीजन इन द लाइट ऑफ द डिटेल एनवायरमेंटल स्टडीज एंड पब्लिक कमेंट ऑन द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट जो आपने प्रपोज किया है। अब आप बता सकते हो कि हमने तो असेसमेंट किया था, ये इम्पैक्ट आने वाला है, ये इम्पैक्ट नहीं आने वाला, पब्लिक कमेंट्स भी आप इसमें मान लेते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है कि रिसेंटली काफी चीजें डाइल्यूट करी गई हैं, तो वो भी एक इशू रहा है कि एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स क्लियरेंसेज ऐसे ही दे दी गई, उसका क्या नुकसान है। तो एनवायरमेंटल वर्सेस इकोनॉमिकल डिबेट जो है इट विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है, तो उसको आपको देखना है। सो नो बिफोर फुल स्केल EIA कमेंसेस स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी असेसमेंट, स्कोपिंग आपका डन किया जाता है। तो मेन EIA इसमें आपके 5 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, व्हाट विल हैपन प्रोजेक्ट के कारण, प्रेडिक्शन क्या चेंजेस होंगे, इवेल्युएशन क्या वो चेंजेस मैटर करते हैं, मिटिगेशन कैसे उनको रोका जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन उसके बारे में बनाना कि ये इम्पैक्ट रहेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि ये प्रोजेक्ट को यस बोलना है, नो बोलना है, या फिर डू यू हैव एनी अदर अल्टरनेटिव कि इसकी लोकेशन को शिफ्ट करना है, या फिर जितना हम स्केल पे बनाना चाह रहे हैं उस स्केल को अपने को कम करना है। ये सारी की सारी चीजें अपने को नेक्स्ट में डिस्कस करनी है। ना देखिए कोल जो है, कोल बेस जो अपने हैं उसके जो मैंने स्टेक होल्डर बता दी उसी के अपने इम्पैक्ट रहेंगे। देख coal is only a natural resource and the fossil fuel available in abundance in India, used widely as thermal energy source and also for thermal power plant to produce electricity. But India में जो coal है, sulfur content high, ash content high, moisture content high, तो यहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है वो और ज्यादा है, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए नाउ एस्टेब्लिशिंग दिस थर्मल पावर प्लांट नियर कोल पिट हेड। अच्छा ये दूसरे तरीके क्वेश्चन अलग था, डिस्कस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फायर थर्मल प्लांट लोकेटेड एट कोल पिटहेड। हाँ तो इसकी वजह से तो अच्छी चीजें होंगी। देखो पहला तो कोल पिटहेड, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी घटेगी, बट इट गिव्स राइज टू अदर प्रॉब्लम, जैसे कि लोकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, एश डंपिंग वहीं पे करनी पड़ेगी, वहां पे तो एयर वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, अनबियरेबल हो जाएगा, ठीक है। वाटर स्लरी जो है यूज टू टेक एश फ्रॉम द पावर प्लांट टू एश पॉन्ड फॉर डिस्पोजेबल, मे कंटेन हार्मफुल heavy metals also जैसे आयरन, बोरॉन, आर्सेनिक, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट आपका हो जाएगा, वो यूज नहीं कर पाओगे। नेचुरल सॉइल जो है नियर द पिट हेड इट बिकम्स मोर एल्कलाइन ड्यू टू एल्कलाइन नेचर ऑफ द फ्लाई एश, तो वो डैमेज करेगी एग्रीकल्चर को भी। इसमें आप उसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, जैसे अब वो वाटर है उसको ड्रिंक करने के लिए आपका जैसे लाइफ स्टॉक है, ह्यूमन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इनका इम्पैक्ट लाइफ स्टॉक ह्यूमन पॉपुलेशन पे भी रहेगा। तो ये सारी बातें अपने को करनी है कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहेंगे। थोड़ा मोटा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, बट एक ही जगह पे कंसंट्रेट भी हो जाएगा सारा का सारा पोल्यूशन, तो उसको तो बहुत ही ज्यादा डैमेज आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द डाइवर्स नेचर ऑफ द इंडिया एज अ मल्टी रिलीजियस एंड द मल्टी एथनिक सोसाइटी इज नॉट इम्यून, अभी हमारे आ रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी, टू द इम्पैक्ट ऑफ रेडिकलिज्म व्हिच इज सीन इन हर नेबरहुड, डिस्कस अलोंग विद द स्ट्रेटजीज टू बी अडॉप्टेड टू काउंटर दिस एनवायरनमेंट। अब इसको आप बॉर्डर के साथ भी लिंक कर सकते हो। देखो इवन दो हम हैं बट इसी की वजह से क्या है कि एक दूसरे से लड़ाया भी जाता है। कम्युनलिज्म, रेडिकलिज्म इन इटसेल्फ आपको पता होना चाहिए कैसे इनको यूज किया जाता है और इकोनॉमी का क्या रोल रहता है। देखो हम बात करते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन की, या फिर इकोनॉमी में मान लो एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है ए बी, ठीक है, ए के पास अच्छे रिसोर्सेज है, बी के पास नहीं है। अब हम इनको रेडिकलाइज कर देते हैं बी को कि ये सारा का सारा है बिकॉज ऑफ ए, तो वो क्या करेगा, वो उसके अगेंस्ट चला जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। तो इसी में कम्युनलिज्म हमारा आता है। रिलीजियस जो आपके राइट्स वगैरह होते हैं वो इसी में आते हैं, तो रेडिकलाइज किया जाता है। ऐसे ही इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की जो हम बात करते हैं अपने नेबरहुड में, स्पेशली अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की या बांग्लादेश, म्यांमार की भी, तो वहां पे भी ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है, हमें भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं कि वहां से कई बार माइग्रेंट हो के लोग आते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी हमारा आया था 2019, वो भी इसी कंटेक्स्ट में ही था। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हम इम्यून नहीं है क्योंकि कई बार अब इसमें बहुत सारे रीजंस है, इकोनॉमिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजंस क्या है, इकोनॉमिक जो अपन ने बात करी। पॉलिटिकल रीजंस बेसिकली क्या होते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी इसको काम किया जाता है कि आपका लीडर ऐसी पर्टिकुलर रिलीजन का होना चाहिए, एथनिसिटी का होना चाहिए, नहीं तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो रेदर देन डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स आप कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं कैसे, ठीक है। तो वो अब इसमें क्या स्ट्रेटेजीज हम अडोप्ट कर सकते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप जैसे
रेडिकलिज्म के बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल प्रिंसिपल focused on altering social structure through revolutionary means in changing value system in the fundamental ways। रेडिकल क्या होता है? जैसे जो अभी मान लो आज के टाइम पे आपकी वैल्यूज है A1 A2 A3, अब कोई आके कहे इन सारों को चेंज करके आप कर दो B1 B2 B3, कोई कहे कि भाई A1 A2 को रख लो B1 चेंज कर दो, दैट इज अ स्मॉल चेंज। रेडिकल इज लाइक कैपिटलिज्म में आके बोले कम्युनलिज्म कर दो, कम्युनलिज्म में आके बोले कम्युनिस्ट नहीं, आपको कैपिटलिज्म की तरफ जाना है, तो ये होता है रेडिकलिज्म कि भाई ओवरथ्रो कर देना है। उसमें कई बार पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके भी ओवरथ्रो की बात करता है। टेररिज्म इट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, जो आपको इस तरीके से करवाता है। नाउ व्हाट आर द मतलब व्हाई इट इज ग्रोइंग रेडिकलिज्म? देखो इकोनॉमिकल में जो हमने बात करा, रिलेटिव डेप्रिवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो खाली दिमाग जो है वो शैतान का ही घर रहता है, काम नहीं होगा, लाइवलीहुड नहीं होगा, फैमिली को भी टेंशन रहता है। तो इजी वे आउट आप ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वायलेंट है, उनमें आप इजीली रिक्रूट हो जाते हो, जैसे कि देखने को भी मिला है। ठीक है, तो ये भी है। देखिए अब नाउ दीज आर द पोस्ट कंसर्न फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो, इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो, क्योंकि हमारा ही यूथ हमारी ही कंट्री के अगेंस्ट काम करने लग जाता है। नाउ इश्यूज ऑफ द यंग मुस्लिम बिकमिंग रेडिकलाइज्ड टुवर्ड्स वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, इनके भी बहुत सारे हमारे कंसर्न्स हैं। ऑल्सो emergence of ISIS, और वो अपील करते हैं टू द एम्बिग्यूटी सराउंडिंग द रोल ऑफ दीज आइडियोलॉजीज इन इंडिया। तो वो ऐसा भी कहते हैं कि हम आपका बेटर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही धर्म के हैं और ये सब वो सब। तो ये सब जगह देखने को मिलता है। नॉट ओनली लाइक कि मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म इज देयर, आपको हिंदुइज्म में भी एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म में भी मिलेगा, एंड क्रिश्चियनिटी के तो एग्जाम्पल्स ही बहुत हिस्टोरिकल पुराने ही हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा रहेगा। नाउ इन कंपैरिजन विद द वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया जो है विद द ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन, very few radicalized जो मुस्लिम हैं they join ISIS because India is a country which believes in unity in the diversity and guided by the principle of tolerance, mutual respect and love। तो ऐसा भी है कि मतलब even though there are some people जो देखो अब इतनी पॉपुलेशन में तो आदमी भटक भी जाता है, मल्टीपल कंपनसेशन होते हैं। ठीक है, जैसे एक पंजाबी गाना है कि भाई कोई बुरा नहीं होता ये दुनिया बना देंदी है, तो वो वाला गाना काफी सटीक भी है कि हाँ इन्नेट नेचर इंसान की बुरी नहीं होती, बट बाहर से चीजें आके आके sometimes they push you really hard and you find no other way out, so what will happen? Either you suicide or you go against the system, and what is going against the system or changing the system? Radicalism। ठीक है, ऐसा। now देखिए इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, हाँ दे आर नॉट इजिली seduced by इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ हमारे नेबरहुड में, क्योंकि उसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वहां पे बहुत ईजी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, वहां पे तो सिचुएशन और ज्यादा गड़बड़। इंटीग्रेट रिलेटेड टू एंड इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली विद द पीपल ऑफ अदर फेथ, क्योंकि वो चलता रहता है। बट ये तो क्योंकि आपके रिलीजन बेस्ड कंट्रीज ही हैं, ठीक है, इनका तो स्टेट रिलीजन ही मुस्लिम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अटैचमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा है, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मल्टीपल रिलीजन के साथ आप नहीं रहेंगे तो मतलब एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट और कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ द डिफरेंसेस, एग्री टू डिसएग्री, वो नहीं हो पाता। नाउ देखिए क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इंडियाज अबाइडिंग सक्सेस अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट ऑब्लिगेशन डिस्पाइट द लिमिटेशन ऑफ इट्स सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिविलाइजेशनल अंडरपिनिंग ऑफ द सेकुलरिज्म विद इन द कंट्री। तो हमें शुरू से ही सेकुलरिज्म, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये चलता ही रहता है। इंडिया सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इट एम्पावर्स आल्सो द कंट्रीज मुस्लिम मोर देन देयर को-रिलीजियनिस्ट इन द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स एंड स्ट्रक्चर एंड द कल्चरल फैक्टर। तो हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट भी है। देखो कुछ इंस्टेंसेस तो रहते ही हैं, बट मेजोरिटी मुस्लिम्स आर हैप्पी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नाउ स्ट्रेटजीज की अगर अपन बात करें, देखो अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अगेन यूथ जो है, जो इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से ज्वाइन कर रहा है, जिसको इजी टू रेडिकलाइज करना है, स्पेशली इन द यंग एज ग्रुप, जो कि हमारा 18, 20, 25 के आसपास रहता है, तो उसमें अपने को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्टिव वर्क में लगाना पड़ेगा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हो। ठीक है, फिर मान लो हो गया तो सर्विलेंस इंटेलिजेंस सिस्टम आपका बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए। ठीक है, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स वेपन है उसको मिनिमाइज करें। यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की अगर अपन बात करें, ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो आप इसको लिंक करेंगे। नेक्स्ट, जैसे एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द टेररिज्म, रेडिकलिज्म इन इस्लाम ओवर द लॉन्ग टर्म डिमांड्स की मल्टीलेटरल कोऑपरेशन रहे, कैपेसिटी बिल्डिंग रहे। ठीक है, बिना कोऑपरेशन के कुछ नहीं होगा। रिलीजियस लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है, कैपेसिटी बिल्डिंग, अगर आप स्किल्ड रहेंगे तो व्हाई विल यू गो इनटू दीज एक्टिविटीज। आदमी दुखी होता है तभी जाता है, ठीक है, काम करो खुश रहो, वो नहीं जाएगा। एंड कंसीडर्ड
efforts to counter violent extremism by all level of the society and the government. So apart from, तो सबको लेके चलना है robust law and order situation to counter any threat. India needs what? He remains vigilant against cyber indoctrination, which is the preferred method for this spreading terror by the extremists. जैसे ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जो आपका इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, रिक्रूटमेंट्स हो रही है, हमें उनको देखने की ज़्यादा जरूरी है. साइबर वॉरफेयर, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट इन इटसेल्फ बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल करना उतना इजी है नहीं. डार्क वेब, डार्क नेट की भी हम बात करते हैं, तो वो भी हमारे इश्यूज हो जाएंगे इसमें, वो भी अपने को देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 70. इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज, they provide all countries complete and exclusive sovereignty over the airspace above their territory. Yes. Now, what do you understand by airspace? Simple सा question है. What are the implications of these laws on the space above this airspace? Discuss the challenges with this, which this pose and suggest ways to contain the threat. अब ये कुछ specific भी हो गया है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी आप कर सकते हैं, बट हाँ इस टाइप देखो सारे क्वेश्चन करने लायक नहीं होते, ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना. हाँ देखिए, पहला आप एयर स्पेस के बारे में बता सकते हैं. इट इज एन पोर्शन ऑफ द एटमोस्फेयर कंट्रोल्ड बाय द कंट्री अबव इट्स टेरिटरी इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर. एनी स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ द एटमोस्फेयर, ऊपर नीचे सारा इनके कंट्रोल में रहता है. इसको कैटेगराइज किया जाता है कंट्रोल्ड एयर स्पेस. इट एग्जिस्ट वेयर इट इज डीम्ड नेसेसरी. यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सम फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन दैट एयर स्पेस होता है. फिर होता है अनकंट्रोल्ड, इन विच एयर ट्रैफिक कंट्रोल नॉट एक्सर्ट एनी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल. मतलब क्या है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपको बोले कि भाई इधर जाओ, ऐसे जाओ, वो कंट्रोल आपका कंट्रोल्ड एयर स्पेस में तो होता है, बट क्या दूसरी जगह होता है? नो. ठीक है, तो 2 टाइप के हमारे एयर स्पेसेस होते हैं. लिमिट, जैसे हमारे टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल तक, वहां तक अपना रहेगा, तो वहां पे अपना सारा का सारा रहता है. देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, नो ट्रीटी which states the vertical extent of a country's airspace. वर्टिकली कितना है we don't know. ठीक है, कि भाई आप इंडिया के ऊपर मान लो कोई सैटेलाइट है, आप कहो कि ये मेरे एयर स्पेस में आप उसको उड़ाना चाहो, फिर आपके सैटेलाइट जो दूसरे के रहेंगे, तो म्यूचुअली अभी तो थोड़ा सा बैलेंस है, बट वी डोंट, मतलब इसको भी डिफाइन करने की आवश्यकता है. आउटर स्पेस जो है, इट इज द जोन बियॉन्ड एयर स्पेस सराउंडिंग द अर्थ, वो होगा. नाउ बाउंड्री जो है बिटवीन द आउटर स्पेस एंड द एयर स्पेस, एन इशू विच रिमेन्स इज अनडिटरमाइंड है, अनसर्टेन है. अर्थ से लेके आउटर स्पेस के बीच में कितना है, क्या है, हमें नहीं पता. कोई भी ट्रीटी हमारी नहीं है. आउटर स्पेस ट्रीटी तो है, यहाँ नहीं है. नॉर एनी कन्वेंशन कंटेन्स एनी प्रिसाइज पॉइंट जहां पे हम इसको बता सके, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है. फॉर एवरी कंट्री एक डिफरेंट लिमिटेशन है. जैसे यूएस है, वो कंसिडर करता है 100 किलोमीटर एज द लिमिटेशन ऑफ द आउटर स्पेस. हाउएवर मैनी ऑफ इट्स एस्ट्रोनॉट्स फ्लाइट इंट्रूडिंग इनटू द कैनेडियन एयर स्पेस विदाउट टेकिंग एनी परमिशन. ठीक है, ये भी कई बार देखने को मिलता है, तो खुद भी आप अपना फॉलो नहीं करते हो. सो दिस लीड्स टू a serious complication because no country is guaranteed the right of passage over other countries' national airspace, potentially leading to multiple dispute. जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे मैरिटाइम में भी यही है. वैसे तो ISBA है हमारा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, या फिर अनक्लोज जो है, वो आपके इनके थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करता है. मैरिटाइम बाउंड्रीज डिफाइंड है, बट उनको भी सब लोग नहीं मानते. जैसे चाइना के केस में रहता है, साउथ चाइना सी और उन सब में एयर स्पेस में तो पहले तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है. डेफिनेशन ही नहीं है तो माने कोई कहाँ, फिर कंसेंसस कहाँ से आएगा, वो तो अभी आगे की बात है. तो ये सारे मेजर इश्यूज हैं. So due to tremendous increase in the weapon technology, so this lacuna misused by the technologically developed countries as it poses serious threat to the national security of the country. क्योंकि आप कहीं भी जाओगे कर सकते हो. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसी ने बना दी, तो आपके यहाँ के उड़ा रहा है, तो वो क्योंकि अब कब आएगा, कब हम उसको कर सकते हैं, कौन सा एयरक्राफ्ट और ये सब वो सब, ठीक है, सिविलियन है, मिलिट्री है, नहीं पता. So matter looked into by various international organization and corrective measures should be taken as soon as possible. ये थोड़ा सा इस टाइप से वे फॉरवर्ड आप बता सकते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अगर आपने पहला वाला पेपर देखा होगा तो उसमें भी यही है. इलीगल ट्रांसबाउंड्री माइग्रेशन पे अपना आता रहता है. हाउ डज इलीगल ट्रांसबाउंड्री माइग्रेशन इट पोजेस अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी. इससे पहले वाले में भी हमने लगभग ये डिस्कस किया था, वो नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में था. Discuss the strategies to curb this, bringing out the factor which give impetus to such migration. देखो अब पहले तो आप फैक्टर्स के बारे में भी बात कर सकते हो, या फिर कैसे भी इसी तरीके से भी कर सकते हो, और वैसे ये भी कि भाई these are the factors, these are the threats, these are the strategies. तो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, that depends upon you.
ठीक है, मुझे ये बेटर लग रहा है, क्योंकि पहले फैक्टर्स बताओ, फिर आप थ्रेट्स बताओ, फिर स्ट्रेटजीज बताओ। इलीगल माइग्रेशन जो है वो मेजरली, जैसे इंडिया के कंटेक्स में अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा ज़्यादातर जैसे नॉर्थ ईस्ट है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज में भी आपका देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी आ जाता है, नेपाल से भी आ जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है, जैसे सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, अब जैसे हम आपके ज्योग्राफी में पढ़ते हैं पोस्ट फैक्टर, पुल फैक्टर, अब ये सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन गड़बड़ है, रिलीजियस परसिक्यूशन आपका किया जा रहा है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज है नहीं, यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, तो इस वजह से माइग्रेशन आपका कंपैरेटिवली देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम का दे सकते हैं, या फिर अदर कंट्री से दे सकते हैं, नेपाल से भी दे सकते हैं, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ पे हमें माइग्रेशन देखने को मिले। बट जब माइग्रेशन आपका लीगल माइग्रेशन होता है, इन दैट टाइम वी कैन से कि भाई उसका हमें पता होगा कौन है, कहाँ पे रह रहा है, क्या काम कर रहा है, एंड ऑल दिस थिंग, तो इट इज इजी टू मॉनिटर ऑल्सो। बट अगर इलीगल है, हमें नहीं पता, तो अब वो हमारे रिसोर्सेज के साथ भी कम्पीट कर रहे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेज भी क्रिएट कर रहे हैं, समटाइम्स क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो गड़बड़ क्रिएट कर देती हैं। बट समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि उनके क्या रीजंस रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी समझने। बट एट द सेम टाइम हमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी को भी बैलेंस करना पड़ेगा। इंटरनल अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले अपने घर का ध्यान रखो, बाद में बात दूसरों का देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, बट फिर भी पहले खुद का फिर बाद में, ठीक है। ये नाउ देखो, इलीगल माइग्रेशन स्पेशली जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी बर्निंग इशू है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल अगर अपन देखें, उनको तो वोट बैंक से भी लिंक कर दिया गया है काफी जगह, तो अब उनको नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उनके वोट्स भी गिर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खुद नहीं चाह रही। अब जिसने आपको वोट दे दिया, आप वो तो हटाएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसी को ही वोट दोगे, ठीक है, तो ये इश्यूज भी हो जाते हैं। जैसे असम, वहाँ पे ये एक सीरियस सोशो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस कर रहा है। दीज illegal migration, they are derived by internal strife, conflict, war in those country, persecution हो सकता है of the certain community, ethnic poverty हो सकता है, job opportunities, unstable government हो सकती है। एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे डिस्कस किए पहले। कैसे ये थ्रेट है टू द नेशनल सिक्योरिटी, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे हमारे यहाँ पे, पीस लॉ एंड ऑर्डर को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ड्रग स्मगलिंग, ठीक है, काउंटरफिट करेंसी, ये सारे के सारे आप यहाँ आएंगे, तो इस वजह से ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्फॉर्मेशन कई बार हमारी कंट्री की बाहर भेज देते हैं, ठीक है, ये भी चलेगा। तो नाउ दीज आर द थिंग्स, इनको आपके जो टेररिस्ट हैं वो भी अंदर आने के लिए भी यूज करते हैं इलीगल, इसको इलीगल जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, इट डिस्टर्ब्स रीजनल डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑल्सो, तो आपस में क्लैशेस होते हैं लोकल रेजिडेंट्स के साथ, माइग्रेंट्स के, तो उससे भी एंटी नेशनल एक्सट्रीमिज्म बॉर्डर एरियाज में कई बार देखने को मिलता है कि भाई आप हमारा ध्यान नहीं रख रहे और ये सब, ठीक है, तो इंडिया के अगेंस्ट भी खुद हमारी खुद सिटीजन भी हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको अपीज कर रहे होते हैं कई बार। सो गिव्स इट ऑल्सो गिव्स इम्पिटेशन टू द सोशल प्रॉब्लम, कई बार स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, जैसे हमने बात करी, इलीगल ट्रेड, ये भी देखने को मिलता है, इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं कई बार। इन्फ्लक्स ऑफ दीज माइग्रेंट्स इज टर्निंग सम ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इनटू बांग्लादेशी मुस्लिम मेजोरिटी रीजन, ऐसा देखने को है पहले, जहाँ पे अब काफी मेजोरिटी में हो चुके, ठीक है, मतलब डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो काफी हद तक चेंज हो चुका, वो एक बहुत ही मेजर कंसर्न है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट, जैसे इकोनॉमिकली इट इंक्रीज प्रेशर ऑन द लैंड, लोग ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, रिजल्टिंग इन डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट, वेल्थ, रिसोर्सेज, एंड अंडरकटिंग ऑफ द वेजेस ऑफ द अनस्किल्ड जॉब। क्यों? दे विल कम, दे विल से कि 100 रुपए का काम हम 80 रुपीज में कर लेंगे, तो वो उनको काम मिल जाता है, लोकल पॉपुलेशन को नहीं मिल पाता। forcible occupation of the government lands by the migrants, it also generate ripple in the north east region, ठीक है। now what can be the strategy, देखो हर तरीके से सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो इश्यूज है उनको सोल्व करने की कोशिश करो। मान लो जहां से आ रहे हैं, पहले तो उनके साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट, वहीं पे प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करो, वहीं पे उनको रिहेबिलिटेट कर दो। रोहिंग्यास का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, जैसे चाबार आइलैंड के कंटेक्स में वो बोल रहे थे। या फिर मान लो जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी अच्छे से करो, वहां पे रोका जा सके। आ गए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, तो वही है, आइडेंटिफाई कर लिया है तो उनको वापस भेजने की प्रोविजंस करो, ये सारी की सारी चीजें चलेंगी। गवर्नमेंट का रोल है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल है, इंटेलिजेंस फोर्सेस का रोल है, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस का रोल, तो ये है। जैसे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ कोऑपरेट करें टू हैंडल द इश्यूज, ठीक है। अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, कैंप्स क्रिएट करके, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, better use implementation of the UIDAI,
क्योंकि आपको पता ही है आधार तो सिर्फ इन्हीं का ही है, लोकल नेशनल तो आपको पता चल जाएंगे जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है। बारिंग फ्रॉम वोटर वोटिंग राइट्स, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। माइग्रेंट्स हु आर ऑलरेडी इन allowed to work but not allowed to vote, as this will diminish their ability to influence government decision by being a political force। एक बार वोटिंग राइट्स मिल गए तो वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो जाएं। दैट इज ऑल्सो वन इशू। कोएर्सिव डिप्लोमेसी भी आप कई बार यूज कर सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस दे आर सेंडिंग देम बैक क्रॉस बॉर्डर, बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट, यही सारे के सारे चीजें होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, नाइट विजन कैमरास, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फेंसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। ड्रोन्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2012 में द लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग for high risk area for the piracy was moved from 65 degree east to 78 degree east in the Arabian Sea by the international IMO। What impact does this have on India's maritime security concern? तो 65 यानी इधर थी, 78 इंडिया के पास आ गया है, ठीक है, जीरो से, तो यानी पायरेसी हमारे और पास आती जा रही है, यही अपने को देखना है। सोमालिया के आसपास है, तो ये है हमारा। पहला थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो। इंक्रीजिंग केसेस ऑफ पायरेसी नियर सोमालिया, तो ओकेजनली एक्सटेंडेड एज फार एज लक्षद्वीप। तो इंडस्ट्री बॉडीज, देखो पायरेसी का मतलब ही क्या है, एक तो सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही, इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा हमारा, जैसे मोर देन 70% ऑफ योर ट्रेड इज गोइंग थ्रू इंडियन ओशन रीजन, सी रूट के थ्रू, तो उनको भी अपना देखने को मिलेगा कि वो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है, ये सब चीजें अपना रहेंगी, ठीक है। नाउ सी, so industries bodies working in tandem with the international I and the contact group of the piracy off the coast of Somalia, इन्होंने डिसाइड किया कि इसको इधर मूव किया जा सके। So the new classification it extended the high risk area much closer to the Indian Ocean। तो हमारे लगभग 12 नॉटिकल माइल्स के आसपास आ चुका है इंडिया का एक्सटेंट, अगर आपको पता है तो, ठीक है। Now guidelines for ships advise them and evasive action against piracy, ये अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, रिसोर्सेज और ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, पैसा और ज्यादा खर्च होगा, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेज और ज्यादा डिप्लॉय होंगी। नाउ द चेंज क्लासिफिकेशन इज रिजल्टेड इन शिप्स hugging the Indian coast and after cruising in Indian territorial water from Mangalore to Kanyakumari while transiting the Arabian Sea। यहाँ पे इनको आना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराई जा सके। Now many of the जो maritime vessel हैं they are also guarded, armed guarded as allowed by IMO। they are creating serious security concerns for India also। जैसे इटली वाला केस भी देखा गया था, ठीक है, वहाँ पे लोकल फिशरमैन को वो आ गया था, ये आ ही गया, एनरिका लेक्सिका इटालियन मैरिटाइम, तो उन्होंने शॉट डाउन, दे किल्ड 2 इंडियन फिशरमैन, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। अदर फॉलोआउट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन विल बी एन इंक्रीज इन द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑल्सो ऑफ द वेसल फ्लाइंग इन द एरिया विद हाई रिस्क ऑफ पायरेसी। अब ऑब्वियसली आप अगर हाई रिस्क में जा रहे हो तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट कैसा, देखो इंश्योरेंस में अगर मैंने पैसा ज़्यादा दिया तो मेरी कमोडिटी का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, मेरे जो एक्सपोर्ट्स हैं क्या वो उतने कम्पिटिटिव रहेंगे? सो द आंसर इज नो। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। So the expansion of the high risk area covering almost all the India's western coasts is triggered a 304 jump in the ship insurance cost and in turn it raised the cost of the commodity। ये अपने डिस्कस कर लिया। Due to navigation of the international cargo ships closer to the Indian western coast, it interfered with India's coast traffic, creating more and more trouble। तो कई बार क्या है, वो सिक्योरिटी देने के लिए अपने जो जैसे मान लो यूएसए के कोई शिप है वो आ रहा है तो वो साथ में भेज देते हैं, तो इंडियन कोस्ट में भी एंटर कर जाएगा तो हमारे लिए भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। ये है। ओके, 1 सेकेंड। ठीक, ओके, अब देखिए इसमें नेक्स्ट, विद पायरेसी कमिंग डाउन, इंडिया डिमांडिंग अ रोल बैक ऑफ दिस इंटरनेशनल गाइडलाइन डेजिग्नेटिंग सी क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट हाई रिस्क टू द पायरेसी। तो अगेन इंश्योरेंस वाला भी फैक्टर रहेगा। तो अब हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कंट्रोल हो गया तो इसको दोबारा से वापस भेज देते हैं सोमालिया के आसपास, वहाँ तो है ही, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर देखो, चाइना एंड द पाकिस्तान हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमिकल कॉरिडोर सीपैक। व्हाट थ्रेट्स डज दिस पोज फॉर इंडिया सिक्योरिटी? सोच लो, इसमें एक डायग्राम बना सकते हो कि भाई सीपैक यहाँ से जिनजियांग प्रोविंस से हमारे
गिलगित बलिस्तान बल्तिस्तान से होते हुए ग्वादार तक आपका आता है। इसमें है क्या कि एक तो आप इंडिया की सोवरेनिटी उसको चैलेंज कर रहे हो, हमारे एरिया से आ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट इज दिस। सेकंड कि भाई चाइना जो है उसको एक्सेस मिल रही है पाकिस्तान और इस एरिया को, चाइना यहाँ से कर पाएगा और ज़्यादा, तो हमारा जैसे इस कंटेक्स में जो इंडियन ओशन रीजन पे चाइना की डिपेंडेंस है वो भी कम हो जाएगी। फिर चाइना अगर ग्वादार में रहेगा तो हमारे लिए खुद एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हाँ सॉरी, वहाँ इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, वो है वारफेयर अगर इंडिया और चाइना के बीच में कभी होता है तो इधर से हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है, बट ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी दिस डिस्कशन इन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो कि मान लो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी क्रिएट हो रही है, तो मे भी हो सकता है कि जो टेररिज्म की तरफ यूज जा रहा है वो ना जाए, बट कितना, दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सी, देखिए सी पैक के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कहाँ से कहाँ आया, ये मैंने आपको बता दिया है, ग्वादार पोर्ट जिनजियांग थ्रू, इसमें हाईवे होंगे, रेलवे होंगे, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स होंगे, टू ट्रांसपोर्ट ऑयल एंड गैस। बट ये चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का केस है। तो जैसे आपका इकोनॉमिकल क्राइसिस चाइना में देखने को मिला, सॉरी श्रीलंका में देखने को मिला, वैसा पाकिस्तान में भी बयान आ ही रहा है, तो वो भी है। तो उस टाइम के हिसाब से तो मतलब इकोनॉमी को आप डेट ट्रैप में डाल दो, इकोनॉमी खत्म कर दी, तो जितना कंसर्न हमें लग रहा था कि जॉब जनरेट होंगी, उल्टा ही हो गया। फर्स्ट कॉरिडोर क्योंकि हमारा पीओके से जा रहा है, तो चाइना इसको आर्ग्यू कर रहा है कि ये जो रीजन है ये काफ़ी बैकवर्ड है, यहाँ पे हम इंफ्रा को डेवलप करके और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, बट दैट इज नॉट द केस। कंस्ट्रक्शन क्योंकि चाइना के ही वर्कर आ रहे हैं, चाइना के ही वो ज़्यादा लेके जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी मॉडल कॉरिडोर वेरी नियर टू इंडिया पाकिस्तान जो लाइन है, इट प्रोवाइड्स improved access and the connectivity to the number of the Pakistani based terrorist group operating against India. Also इंडिया और जैसे चाइना को अगर अपने ट्रूप मोबिलाइज करने लग जाएं तो उनको भी एक्सेस मिल जाएगी, उनका खुद का प्रोजेक्ट है, वो थोड़े टाइम के बाद ले ही लेगी, ठीक है, पाकिस्तान से कि भाई आप तो रीपे नहीं कर पा रहे, सो पैकेज और पैसा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द ट्रूप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड पीओके फॉर द मेंटेनेंस एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तो मिलिट्री एप्लीकेशन ऑल्सो चाइना के भी ट्रूप्स यहाँ पे हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो ये हमारे लिए भी ठीक बात नहीं है, तो रहता ही है। नाउ देखिए इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेस हैं envisioning the possibility of having to fight a two-front war given the nature of the cooperation between China and the Pakistan. You know, इधर तो है ही, इधर भी आएगा, नॉर्थ ईस्ट में भी आ जाएगा, थ्री फ्रंट वॉर भी हो सकती है। So at the strategic level, the corridor perceived as realization of China's long-term strategic objective of gaining access to the Indian Ocean through building a strategic lane bridge or continental bridge from Xinjiang to Gwadar. अब इंडियन ओशन रीजन में चाइना का पहले कुछ एक्सेस था नहीं, ग्वादार आ गया, अब हो गया, ठीक है, इधर तो है ही, साउथ चाइना में तो है ही, इधर भी है, ठीक है, तो ये है। नाउ मालदीव्स में भी है, श्रीलंका में भी है, स्ट्रेटेजिकली चैलेंजिंग टू इंडिया एज इट इज क्लोज टू पर्शियन गल्फ थ्रू विच इंडिया इम्पोर्ट्स मेजोरिटी ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज ऑल्सो, हम भी यहाँ से सामान वामान लेके आते हैं, INSTC भी है, चाहबार भी है, हमारा भी है, तो हम इनको काउंटर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी, तो ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है और वो हमारा डायमंड, ठीक है, उसका वो है। तो ये आपका डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा रहेगा 2015 के पेपर का, हम फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, मेजोरिटी क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हैं, तो आई होप ये डिस्कशन आपको हेल्प कर रहा होगा आपके प्रिपरेशन में, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे विद, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।